hope I'm audible to everybody. And first of all, big thank you to UPSC Live for having me on the session. बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इनवाइट किया और आज मैं होप करता हूँ कि इस सेशन के थ्रू आपको कुछ दे सकूँ. और वैसे भी प्रीलिम्स काफ़ी पास आ गया है. प्रीलिम्स इज़ वेरी क्लोज नाउ एंड 16 जून इज़ नॉट दैट फार अवे. तो ऐसी कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड डिस्कशन भी करेंगे और काफ़ी एक आपको इससे कुछ मिले ताकि आप इसे इम्प्लीमेंट कर सके, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी. सो आई ट्राई टू गिव यू समथिंग ऑफ वैल्यू टुडे. तो आई एम गोइंग टू बी टेकिंग क्वेश्चंस ऑल्सो बिकॉज द फॉर्मेट ऑफ दिस लाइव इज सच दैट यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस और मैं इसको देख के आपके क्वेश्चंस को आंसर करता रहूँगा. आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस एंड सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. एंड सबको बता देना चाहता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, छोटा डाउट हो या कितना भी कॉम्प्लेक्स लगे आपको, आप पूछ लीजिए. क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम डरते हैं पूछने से डाउट्स. ये मेरे साथ भी होता था. कुछ क्वेश्चंस मुझे इतने सिली लगते थे पूछने में दैट आई यूज्ड टू नेवर आस्क देम. एंड देन कोई और पूछ लेता था एंड देन एवरीबडी यूज्ड टू से कि अरे यार ये तो डाउट हमें भी था. तो ऐसा आप सारे डाउट्स क्लियर करवा लीजिए. मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मिलता रहे इससे कुछ, और मैं अपनी तरफ से पूरा आपको नॉलेज दूंगा. सोर्सेज, स्ट्रैटेजी, इस सब के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. तो कर लेंगे. ओके. तो लेट्स टॉक अबाउट ब्रीफली व्हाट माय जर्नी वाज. तो पहले तो आई कम फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र. ठीक है. एंड आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. क्योंकि मेरे डैड की जो जॉब थी, ही वाज एन एयरफोर्स ऑफिसर. तो उसके वजह से काफ़ी ट्रांसफ़र्स हो रखे हैं. तो आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अक्रॉस द कंट्री एंड उसकी वजह से मैंने काफ़ी स्कूल्स बदले हैं. तो जबकि मेरे पेरेंट्स और मेरे फादर इसमें थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, तब भी यूपीएससी का ये जो पैशन है ये काफ़ी लेट आया है. मतलब ये ऐसा नहीं है कि मेरा कोई चाइल्डहुड ड्रीम था. ये मैं इंजीनियरिंग के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि एग्ज़ाम देना है. तो जनरली ऐसा लोगों को लगता है कि बहुत पहले से पढ़ाई शुरू कर दी जाए तो यूपीएससी में सक्सेस ज़्यादा हो सकता है. तो ये मिथ है, ये ऐसे कुछ है नहीं. बेसिकली ऐसा है कि अगर आप एक साल डेडिकेटेड मेहनत करोगे तो ये एग्ज़ाम आराम से निकल सकता है. तो जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था एंड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई मिस द प्रीलिम्स बाय 2 मार्क्स. और वो अटेम्प्ट मैंने दिया था बाय डूइंग अ फुल टाइम जॉब. 9 to 5 मेरी जॉब थी और उसके साथ मैंने पढ़ाई की है. तो दिन में 4-5 घंटे मैं निकाल लेता था एंड स्टिल मेरा 2 मार्क्स से बस प्रीलिम्स रह गया था. सो और 88 कट ऑफ था और मेरे 86 कुछ बने थे. तो उससे मुझे ये पता चला कि यार दिस एग्ज़ाम डज नॉट नीड वो 14-15 घंटे जो बोलते हैं, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. लाइक ये बस एक लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम में ऐसी ज़रूरत है इसकी, बट इट्स नॉट नेसेसरी. ठीक है. तो आप 1 ईयर अगर डेडिकेटेड प्रिपरेशन करेंगे तो आराम से हो सकता है. सेकेंडली, जो एग्ज़ाम है वो है एग्ज़ाम मेंस का. लोगों को जनरली एक मिसकंसेप्शन रहता है कि प्रीलिम्स इज़ द होल थिंग. तो प्रीलिम्स इज़ नॉट द होल थिंग. डेफिनेटली कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा है सीसैट पे एंड सीसैट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट. मेरे खुद इस बार 80 के अराउंड बने मार्क्स. लास्ट टाइम आई हैड इन एवरी मॉक टेस्ट आई यूज्ड टू स्कोर 120-130. तो सी सैट इज़ गेटिंग डिफिकल्ट. आई एग्री विथ यू और उस पर हम डिटेल में बात करेंगे कैसे करनी है सी सैट. तो मेंस का एग्ज़ाम है एंड मेंस इज़ द बिगेस्ट पेपर. आपको मेंस फोड़ना है. प्रीलिम्स इज़ जस्ट अ क्वालिफाइंग राउंड. तो we have to give emphasis equally on all parts. So now prelims is closer, so we will speak about prelims also in depth. We'll speak about prelims also in depth. तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो ऐसे ही मैंने सेकंड अटेम्प्ट अपना दिया है. मैं दिल्ली आ गया था प्रिपरेशन करने के लिए, ओल्ड राजेंद्र नगर, एंड मैंने वहाँ से पढ़ाई की अपनी पूरी. तो वहाँ से फिर धीरे धीरे आई स्टडीड. वहाँ पे पीयर ग्रुप भी अच्छा मिला. मेरे जो फ्लैटमेट्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी गुड. मेरे फ्लैट में बताना चाहूँगा 4 लोग रहते हैं, उनमें से एक यूपीएससी करते नहीं है, बाकी तीनों का सिलेक्शन हो चुका है इस साल. एक को IRS मिलेगा और एक फॉरेस्ट में सिलेक्ट हो चुके हैं. तो वो पीयर ग्रुप भी ऐसा बनता गया. तो मेरी डायरेक्शन, स्टडी को डायरेक्शन मिली. आई गॉट अ गुड डायरेक्शन एंड दैट्स हाउ आई कुड स्टडी मोर. ठीक है.
सो आई गॉट अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो एस्पिरेंट्स जनरली पूछते हैं सी सैट और प्रीलिम्स के बारे में और मोटिवेशन के बारे में। तो डेफिनेटली मैंने देखे आपके कमेंट्स, उस पर भी बात करेंगे हम। तो लेट्स टेक अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू इट। तो सबसे पहले तो प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहे हैं कि GS1 और CSAT की तैयारी कैसे करें। 2025 के रोड मैप के बारे में भी बताऊंगा मैं, आई विल टेल अबाउट दिस एज वेल। तो GS, देखिए प्रीलिम्स का GS1 जो पेपर है, इट विल रिक्वायर बेस लेवल प्रिपरेशन। एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो होती है स्टैंडर्ड सोर्सेज को लेके, वो अगर आपने कर ली तो उसके बाद का जो पेपर है उसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा और वो इंटेलिजेंट गेस वर्क और वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो जो बेस प्रिपरेशन है वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। फॉर दैट आपको यू हैव टू स्टडी द बेसिक बुक्स। तो जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, आई थिंक दैट बुक इज़ इनफ। मतलब पॉलिटी के लिए बस उतनी बुक अगर अच्छे से कर ली जाए तो आपको उससे ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं आगे। ये एक चीज़ है। हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम भी आई थिंक इट्स इनफ, उसके ऊपर कुछ नीचे नहीं चाहिए। एंशिएंट मीडिवल हिस्ट्री के लिए आपकी NCERTs आती हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है कि ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े। देखिए आई स्टडीड द न्यू NCERT, मैंने नई पढ़ी क्योंकि मुझे नई पढ़ने में ज़्यादा आसान लगी। ओल्ड NCERT थोड़ी मुझे डिटेल और बोरिंग लगती है। नई NCERTs में थीम वाइज है, थोड़ा कल्चर वाला एस्पेक्ट आ जाता है, तो आई थॉट मुझे वो इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने वो पढ़ ली। लोग दोनों पढ़ लेते हैं, या तो ओल्ड पढ़िए या तो न्यू पढ़िए, दोनों मत पढ़िए, ज़्यादा इतना रिसोर्सेज के कोई फ़ायदा है नहीं। एंशिएंट मिडिवल के क्वेश्चन कितने आते हैं प्रीलिम्स में आप देख लीजिए एक बार, इतना ज़्यादा कुछ उसका वेटेज है नहीं। और एंशिएंट मिडिवल मेरा हमेशा से सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट रहा है, तो मतलब मैंने सबसे कम अगर कुछ पढ़ा है तो एंशिएंट मिडिवल पढ़ा है। उसके लिए NCERT जो थीम्स आती हैं, 3 थीम्स की बुक्स हैं मेरे हिसाब से, और वो तीनों बुक्स आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये होगा आपका ज्योग्राफी के लिए 11th की NCERT फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन स्पेसिफिक इंडियन ज्योग्राफी जो आती है, वो दोनों बुक्स NCERTs है, वो पढ़ लीजिए। जो पीपल ज्योग्राफी जो भी बोलते हैं उसे, आई डेंट थिंक इट वाज दैट गुड, वो काफ़ी बेसिक बुक लगी मुझे। और इसके साथ आप GC लियोंग पढ़ सकते हैं, जो मैंने बाद में ऐड की है GC लियोंग। बट अगर आप चाहें तो राज तनिल मैम के वीडियोस हैं यूट्यूब पे, मृणाल सर के चैनल पे, तो मैंने वही पढ़ी है बुक, वही वीडियोस देखी हैं, तो उनमें से मुझे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली है। सो आई थिंक ज्योग्राफी के लिए दैट इज सफिशिएंट। कुछ लोग आजकल PMF IAS भी पढ़ते हैं, मैंने देखी है वो बुक, दैट बुक इज़ रियली गुड। उसमें ऐसा हुआ है कि NCERT प्लस ये GC लियोंग सब मिला के आपको एक सोर्स में दे दिया है। तो डेफिनेटली, मतलब मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर मुझे ज्योग्राफी पहले शुरू से पढ़नी होती तो मैं PMF IAS उठा लेता, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के लिए भी PMF IAS ही पढ़ लीजिए। कुछ लोग शंकर पढ़ते हैं पर सिलेक्टिवली पढ़नी पड़ती है, PMF इज़ गुड, यू कैन स्टडी दैट। तो एनवायरनमेंट हो गया, एंशिएंट मिडिवल। आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th की जो NCERT आती है पिंक बुक, मैंने उतनी पढ़ी है। कुछ नितिन सर की बुक्स आती हैं, वो काफ़ी बड़ी होती हैं, लेकिन आप उसमें सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लीजिए, वो काफ़ी बेनिफिशियल और हेल्पफुल है बुक्स, ठीक है। तो वो आप पढ़ लेना। और अदर देन दैट आई थिंक करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर की भी जो इम्पोर्टेंस कहते हैं लोग, देखिए न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होगा क्या कि व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एंड वंस यू रीड द न्यूज़पेपर, और कहीं आप मैगजीन पढ़ेंगे, इफ़ यू रीड द मैगजीन्स आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर, इट विल बी मच ईजियर फॉर यू। एंड समटाइम्स इट विल हैपन दैट कि कुछ चीज़ें न्यूज़पेपर में ही आई थी और मैगजीन में नहीं आई है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रीलिम्स में आती हैं क्वेश्चंस न्यूज़पेपर से डायरेक्टली, जैसे फ्लैग कोड का एक क्वेश्चन आया था, दैट आई डेंट फाइंड इन एनी मैगजीन। मैंने Ctrl+F करके सर्च की थी एग्जाम के बाद, बट वो मुझे मिली नहीं आंसर्स। तो ये है। इसके बाद जो है, आपको करंट अफेयर्स के लिए आप एक PT 365 मैगजीन आती है, वो रट लीजिए। और वो सब मैगजीन, या फिर करंट अफेयर की कोई मंथली मैगजीन फॉलो कर रही है तो वो करते रहिए, दैट विल हेल्प यू। बट ये बोलने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब बुक्स अगर मैंने बोल दिए हैं तो इन पे प्रिपरेशन लेवल ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं आपको लक्ष्मीकांत उठा के बोल दूं कि आपने पढ़ी है और आपने बोला हाँ मैंने पढ़ी है, तो देन उस बुक में से अगर मैं कुछ भी आपको पूछूं तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो लेवल ऑफ प्रिपरेशन शुड बी सच कि आप कम बुक्स पढ़िए, लेकिन उनमें से अगर कुछ आ भी जाए तो ऐसा ना हो कि आप आंसर नहीं कर पा रहे, आप बाद में देख के बोल रहे हैं अरे यार दिस वॉज हियर, आई कुड नॉट आंसर इट बिकॉज आई डिड नॉट रिवाइज। सो रिविजन इज दैट मच इंपॉर्टेंट, जितनी बार रिविजन हो सकता है इन बुक्स का उतनी बार कर लीजिए, ठीक है। कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या कहते हैं कोचिंग कितनी हेल्पफुल थी। सो आई थिंक कोचिंग के बारे में मेरा थोड़ा मिक्स्ड ओपिनियन है। मैंने ऑनेस्टली बताऊँ तो आई जॉइन विजन IAS, मैंने विजन IAS ज्वाइन की थी, बट मैंने वो 4 महीने में कोचिंग छोड़ दी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये इतना, दे वर टीचिंग सो स्लो,
दैट आई वुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट माई सिलेबस बाई द एंड ऑफ द एग्जाम। और हुआ भी ऐसे ही कि एंशियंट मिडीवल की जो क्लासेस थी वो उन्होंने एक हफ्ते पहले प्रीलिम्स की ख़त्म की थी। तो बच्चा पढ़ेगा कब और रिवाइज कब करेगा यार, मतलब इट वॉज लाइक टोटली management was not good, but I did the important classes, economics, history, environment, geography और modern history। ये सारी क्लासेस मैंने डेप्थ में की थी उनके क्लासेस से, क्योंकि वो पहले पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स करा लेते हैं, तो वो अच्छी बात है। और उनके टीचर्स भी बहुत बढ़िया थे। सो अगर आपको टीचर सही लगते हैं और आपको लग रहा है कि इनकी जो कोचिंग की जो टाइमलाइन है ये आपको मिल जाएगी, मतलब प्रीलिम्स से पहले आपके पास कम से कम 3-4 महीने तो होने ही चाहिए रिविजन करने के लिए, क्योंकि आप कोचिंग के साइड बाय साइड अपना ऑप्शनल भी कर रहे होंगे। तो ये टाइम लाइन जो कोचिंग्स की होती है ये थोड़ी देख के आप ज्वाइन करिए कोचिंग, क्योंकि एक बार आपने 2.5 लाख रुपए दे दिए तो फिर उसके बाद एक बार ज्वाइन करने के बाद मुश्किल हो जाता है छोड़ना। तो आप थोड़ा सोच समझ के कोचिंग लेना। आपको अगर लग रहा है सही आपके लिए कोचिंग तो वो कर लीजिए। प्रिपरेशन इन दिल्ली, हाउ इट हेल्प मी, लाइक आई सेड, मेरे फ्लैट्स में जो है जो भी बच्चे हैं सब सिलेक्टेड हैं। तो अगर आपको अपना पीयर ग्रुप अगर आप ढूंढ पा रहे हैं सही से, इफ़ यू गेट योर गुड पीयर ग्रुप एंड योर फ्रेंड्स हु कैन हेल्प यू, देन नथिंग लाइक इट। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आपको बेस्ट गाइडेंस मिलेगी, आपको बेस्ट एडवाइस मिलेगी, बेस्ट मोटिवेशन मिलेगी। कोई पूछ रहा था मोटिवेशन कैसे मिलेगी, तो यही है, आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेट करते रहेंगे। आपको हमेशा ऐसा नहीं होगा कि खुद से ही मोटिवेशन मिलती रहेगी। कभी कभी बुरा लगता है तो फिर लक्ष्य के गाने सुन लीजिए। तो वो मैं काफ़ी पढ़ते हुए सुनता था, गाने सुनते हुए पढ़ता था कभी कभी जब बोर हो जाता है तब। तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। बट ऐसा मोटिवेशन पे डिपेंडेंट रहना इज़ नॉट अ गुड डिसीजन मेरे हिसाब से। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इसे एक्साइटिंग बनाइए। शॉर्ट टर्म टारगेट्स रखिए, कि मैंने एक हफ्ते में ये पढ़ा है तो संडे को इस चीज़ का टेस्ट दूंगा और इसमें मुझे 70% मार्क्स, 60% मार्क्स, आपका गोल रखिए, शॉर्ट टर्म गोल्स। इससे क्या होगा, आप इन्वॉल्व रहेंगे एंड यू विल हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू एवरी वीक। तो आप ऐसे बोर नहीं हो जाएंगे कि भाई साल भर चल रहा है, प्रीलिम्स आएगा कब, एक आराम से 6-7 महीने हैं कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। टारगेटेड एक टाइम टेबल बना के अगर आप पढ़ेंगे देन इट विल बी मच हेल्पफुल एंड यू विल ऑल्सो एन्जॉय द प्रिपरेशन। ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट कोचिंग एंड दिल्ली। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू एड्रेस। इसमें यह है कि जीएस मेंस के लिए ऐसे GS 1, 2, 3, 4 ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें। देखिए, ऑप्शनल तो सब लोग अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। मेरा ऑप्शनल था फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, एंड उसको लेने का पर्पस यही था कि इंटरेस्ट, बस इंटरेस्ट था मेरे पास। आई हैव नो बैकग्राउंड, मेरा कोई BA नहीं है, मैं इंजीनियर हूँ VIT वेल्लोर से। तो फिलोसफी में मुझे काफ़ी इंजीनियरिंग के टाइम से इंटरेस्ट आ गया था। तो मैंने देखा भी नहीं कि कितने % लोग सिलेक्ट हो रहे हैं या कितने हाईएस्ट मार्क्स आते हैं। मैं वो चूज़ कर लेता था ऑप्शनल, जस्ट बिकॉज आई लाइक इट, इंटरेस्ट था मेरा, तो मैंने वो चूज़ कर लिया। एंड मुझे लगता है कि आप इंटरेस्ट से ज़्यादा जाइए। यू हैव टू चूज़ योर ऑप्शन बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, बिकॉज वो ऐसी चीज़ है कि अगर आपने एक बार ऑप्शन ले लिया तो फिर उसे छोड़ के चेंज करने में फिर आपको शायद 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आप मेंस तक पहुंच गए और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, मेंस में क्वालिफाई नहीं हो पाए, तब तक फिर दिसंबर आ जाता है और अगला प्री होगा मई में। तो वो बीच में 6 महीने में आप नया ऑप्शन भी पढ़ेंगे, प्री की तैयारी भी करेंगे, तो ये जनरली लोग कर नहीं पाते हैं, तो वो 1 साल पूरा ड्रॉप ले लेते हैं। तो ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लीजिए, क्योंकि ऑप्शन से ही रैंक बनेगी। लाइक ऑप्शनल आपको फ्री टाइम में जैसे ऐसा होना चाहिए कि अगर आप GS से बोर हो गए तो आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट लीजिए जो आपका, जिसका आप बैकग्राउंड भी हो, इंटरेस्ट भी हो। और एंड में मैं कहूँगा जाके आप फिर वो देख लीजिए, एनुअल स्टेट्स ऑफ सिविल सर्विसेज रिपोर्ट आती है, उसमें हर साल कौन से ऑप्शन में कितने कैंडिडेट्स लेते हैं और कितने कैंडिडेट्स % सिलेक्ट होते हैं, तो ये सब आप देख लीजिएगा तब। ठीक है, बट प्राइमरीली ऑप्शनल आप इस पर रखिए। ऑप्शनल के बाद जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको गाइडेंस मिल जाएगी। जैसे फिलोसफी में मैंने एनलाइट IAS की टेस्ट सीरीज ली थी, उसमें महेश सर थे। तो ऐसे आपको आपकी ऑप्शनल की टिपिकल पता होगा कौन से रिसोर्सेज बेस्ट हैं। जैसे PSIR के लिए शुभ्रा रंजन कहते हैं लोग बहुत अच्छी है, ऐसे मतलब यू विल फाइंड आउट दैट विथ योर सीनियर्स। आप बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी GS 1, 2 और 3 की बात करें तो इसका प्रीलिम से डिफरेंट नहीं प्रिपरेशन, बस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की बात आ जाती है। लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने इकोनॉमी के लिए कुछ और पढ़ा है और प्रीलिम्स के लिए, और मैंने मेंस के लिए आई हैव रेड समथिंग एल्स, ऐसा नहीं है। आई हैव रेड द सेम थिंग्स, इट्स जस्ट दैट कि प्रीलिम्स में मुझे आइडेंटिफाई करके गेस वर्क करके हटाना है और मेंस में आंसर लिखना है, बस डिफरेंस इतना ही है। वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस से ही हो जाएगा।
एंड इसके लिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, रिसोर्सेज प्रीलिम्स मेंस के अलग रखने ही नहीं है आपको, अननेसेसरीली अपना बर्डन नहीं बढ़ाना है। देखिए इंजीनियरिंग माइंडसेट से काम कीजिए, कम से कम रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए, इससे ही काम हो जाएगा आराम से। सोर्सेज कम रखिए, प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा रखिए, उससे काम हो जाएगा आपका, ठीक है। GS4 के लिए एथिक्स है। देखिए मैंने एथिक्स के लिए ऑनेस्टली बताऊँ तो आई हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग फॉर एथिक्स। मैंने पढ़ाई की है एथिक्स के लिए, बट नॉट ड्यूरिंग बिफोर मेंस। जब मेंस का रिजल्ट मतलब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था, मुझे पता चल गया था कि भाई मुझे मेंस देना है, तो मैंने एथिक्स पहले 15 दिन में डन कर दिया था। करिश्मा नायर AIR 14 है मैम, पिछले काफ़ी साल पहले शायद, उनकी एथिक्स की हैंड रिटन A4 शीट में एक एक टॉपिक के नोट्स थे, तो मैंने बस वही पढ़ लिया जो सिलेबस में दे रखा है वर्ड, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली और बस टेस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर टेस्ट में जो भी मुझे गलतियाँ बताते थे, वॉट एवर मिस्टेक्स दे यूज्ड टू टेल मी ड्यूरिंग माई टेस्ट, आई यूज्ड टू इनकॉर्पोरेट इट। एग्जाम्पल्स गूगल पे डाल दो, सीधा सीधा मिल जाता है एग्जाम्पल्स इन एथिक्स, वही लिख देना है वहाँ पे, ठीक है। कुछ अंदर से एथिकल फीलिंग्स पेपर में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ अ पेपर, आपको टाइम मिलेगा, तो अगर आपको उस टाइम पे कुछ इनोवेटिव थॉट आ रहा है, एथिकली कुछ अच्छा आ रहा है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छा आ रहा है, तो वो डेफिनेटली लिखना है। बट ऐसे नहीं ज़बरदस्ती सोचते हुए कि क्या लिखूँ, आपका टाइम चला जाएगा। एथिक्स पेपर इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर टू कंप्लीट, सबसे कम टाइम मिलता है एथिक्स में, होंगी केस स्टडीज़ भी होती हैं उसमें। तो ये सब चीज़ें तब की है जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको आंसर राइटिंग पता चल जाएगा कैसे करना है। आप टॉपर कॉपीज डेफिनेटली देखिएगा। मैं ये एक्सरसाइज फॉलो करता था एंड मैं रिकमेंड करूँगा, अब तो नहीं क्योंकि अभी प्रीलिम्स पास आ गया है, लेकिन जो 2025 या फिर आगे वाले अटेम्प्ट दे रहे हैं, जब भी आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, फिर UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आप ऐसा कीजिए एट द एंड ऑफ द डे, दिन का आखिरी 1 घंटा जो है, उसमें टॉपर का कॉपी लेनी है आपको, टेस्ट सीरीज़ की, क्वेश्चन लिखना है और आप आंसर 7.5 मिनट में लिखिए 10 मार्कर। आपका आंसर लिखने के बाद उसका आंसर देखिए उस टॉपर ने कैसे लिखा है, आप समझ जाएंगे डिफरेंस, क्योंकि जो उसने लिखा है भाई उससे मार्क्स आए हैं, दैट इज़ व्हाट गिव्स यू मार्क्स, और आपने जो लिखा है आपको उस तरीके से अडेप्ट करना है। मस्त उनके एग्जाम्पल्स पॉइंट सब उठा लीजिए और अपने इसमें डाल दीजिए और लिख लीजिए अपना आंसर। ऐसे आप करते रहेंगे ना जब, तो मैंने लगता है मुझे 3-4 टॉपर की कॉपीज़ के साथ किया है 6-7 महीने के पीरियड में, और मैंने जितने टेस्ट उन्होंने लिखे हैं, मान लीजिए मैंने उतने ही टेस्ट लिखे हैं और अपने टेस्ट तो अलग से लिखे हैं, तो मतलब उनका नॉलेज मैंने यूज़ किया है अपने आंसर्स में, जो मुझे फीडबैक आता था वो भी मैंने यूज़ किया है, और ऐसे कर करके एक स्ट्रक्चर ऑफ आंसर राइटिंग आ जाती है। मैंने GS2 GS4 के लिए स्पेसिफिकली किया था, तो उसमें ही मेरे मार्क्स ज़्यादा हाई रहे हैं इस बार, मतलब मैंने नोटिस किया डिफरेंस। GS2 में मेरे 122 आए हैं और GS4 में मेरे आए हैं 124, तो ये काफ़ी हाई साइड पर रहे मार्क्स मेरे इसकी वजह से। तो इससे हो जाएगा आपका काम GS मेंस की प्रिपरेशन, ठीक है। ऑप्शन सिलेक्ट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, इंटरेस्ट से कीजिए आप। ऐसे GS ऑप्शन स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट। स्ट्रेटजी तो मैंने ये बता दी है, दिस इज द स्ट्रेटजी यू हैव टू स्टडी फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेन सॉरी, एंड प्रीलिम्स विल कम एज अ पार्ट ऑफ इट। प्रीलिम्स में यू हैव टू कीप एन आई ऑन ऑब्जेक्टिव थिंग्स, फैक्ट्स, डेटा, नॉलेज। डेटा फैक्ट्स जो आप यहाँ पे रटेंगे वही मेंस में आपके एग्जाम्पल्स में जाएंगे भाई, क्योंकि मेंस में आंसर लिख रहे हैं, स्टेटमेंट लिख दिया, एग्जाम्पल के साथ डेटा फैक्ट से तो उसको सब्सटैंशिएट नहीं किया, तो उसमें कोई वैल्यू नहीं रही है, ठीक है। क्योंकि वो ऐसे लग रहा है आपने अपना ओपिनियन दिया है। जब आप उसको लिखेंगे कि भाई इंडिया की GDP इज़ हाई, तो ये आपका ओपिनियन है। इंडिया की GDP इज़ हाई फॉर एग्जाम्पल नहीं, डेटा बाय NSO और RBI, इट्स इक्वल टू $3.8 ट्रिलियन, दैट गिव्स वैल्यू। इससे पता चलता है कि भाई ये पढ़ के आंसर लिख रहा है। तो ये चीज़ें आप टेस्ट टॉपर कॉपी से भी उठाएंगे, आप प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर की मैगजीन जो पढ़ेंगे यहाँ से भी सब डेटा फैक्ट उठाएंगे। एक शीट मेंटेन कर लीजिए सब्जेक्ट वाइज, इकोनॉमिक्स के लिए ये सब डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट का इतना डेटा है, NSO का, PLFS लेबर फोर्स का सर्वे का जो डेटा है वो इतना है। ऐसे करके आपका आंसर भी बनेगा, और एकदम कोशिश रहनी चाहिए कि भाई आंसर लिखते हुए ज़बरदस्ती मुझे डेटा डालना है इसमें, इससे ही मार्क्स आता है GS3 में। तो ये एक आपको ट्राई करना पड़ेगा दैट यू गेट दीज थिंग्स इनटू योर आंसर राइटिंग एंड ट्राई टू मेक इट मोर सब्सटैंशिएटेड, एंड इट हैज़ टू बी वेरी इट हैज़ टू लुक लाइक अ पेपर ऑफ समबडी हु हैज़ स्टडीड इकोनॉमिक्स इन डेप्थ। तो ये होगा। सोर्सेज तो वही है यार, मैंने जो इकोनॉमिक्स के लिए बताया था, जो GS3 GS2 पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, वेक्टर, मेंस के लिए कुछ डिफरेंट नहीं है, GS1 2 3 4 का यही है सोर्सेज, ठीक है, देयर इज नथिंग डिफरेंट। Is there enough time for CSE 25 preparation if starting now as a beginner? Definitely there is enough, more than enough time. There is time ही time है, मतलब अभी तो peak preparation time चल रहा है now you like, but ये बोलने के बाद भी बताऊंगा कि people have started from Feb, but it's fine, it does not make that much of a difference। आज ही शुरू कीजिए, don't wait for anybody।
I hope this video will help you so that you'll get started quickly. But the thing about starting preparation is कि don't wait, just get into it. Lakshmikant for Polity is a book that you will have to study no matter who you are. तो भाई लक्ष्मीकांत उठाओ और पढ़ने लग जाओ. You will discover your this thing कि पढ़ना कैसे है, चेंज क्या करना है, या ऑन द वे आप सीख जाओगे. पर बुक लिस्ट बनाने में, दिल्ली आना है कि नहीं आना, ये सब सोचने में भाई टाइम वेस्ट मत कीजिए. आप शुरू जाइए पढ़ाई जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है. तो वो चीज़ है. 20 to 25 के लिए देर इज़ इनफ टाइम. You will not have to wait for anybody, and you have enough guidance. Topper talks are there on YouTube everywhere. You have enough things. Just get started. मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखें. अच्छा, उससे पहले मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है. तो मॉक इंटरव्यूज आर वेरी पिकी. मतलब वो बिल्कुल आपको जज करने में लग जाते हैं. लाइक ऐसा होता नहीं है. मतलब बहुत सीरियस माहौल होता है वहाँ पे. और वहाँ पे बेसिकली ये देखा जाता है कि आप स्ट्रेस में कैसे आंसर कर रहे हैं, और आपको कुछ भी रैंडम पूछ लेंगे. तो रियल इंटरव्यू में ऐसा होता नहीं है. रियल इंटरव्यू इज़ अ वेरी कॉर्डियल. आपने बहुत सुना होगा, लोग बोलते हैं कि कॉर्डियल बोर्ड था, ग्रिल नहीं किया. ये सब होता है क्योंकि वो बैठे हैं आराम से वहाँ पे. आप आते हैं और आपको पूरा बोलने का मौका मिलता है. तो लाइक यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ देयर. वहाँ पे आपको ग्रिल, क्रॉस क्वेश्चन, बीच में से काट के आपको कुछ पूछ लिया, ये सब नहीं होता. मॉक इंटरव्यूज आर ग्रेट वे टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. सूट वूट पहनने की आदत पड़ जाती है, थोड़ा हाथ नीचे रखो. मैं बोलते हुए आप देख रहे होंगे मेरा हाथ कैसे ऊपर नीचे होता है, वो सब मुझे अवॉइड करना पड़ा था. तो इसकी प्रैक्टिस सब मॉक इंटरव्यू से हो जाती है. बट अदर देन दैट इट्स जस्ट अ गुड कॉन्फिडेंस बिल्डर. कोई सिमिलैरिटी नहीं है रियल इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में. ठीक है. PYQ questions. Sir, I'm preparing from Pune with self-study. Please guide. Should I move to Delhi or Pune will be enough for me? देखिए, Pune is definitely a great place to study. Okay. The reason I came to Delhi was because of a very short-sighted decision. मतलब definitely a great decision. It worked out well for me. As I said, flatmates मिल गए बढ़िया. सब कुछ सही हुआ मेरे लिए. Selection भी हो गया, तो I can't complain. But दिल्ली आने का डिसीजन तो मैंने उसी वक्त ले लिया था जिस दिन प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था और मैं फेल हो गया था. मतलब आई डिडंट क्वालिफाई प्रीलिम्स. तो वो एग्रेशन और वो एंथुजियाज्म में मैंने बोला कि भाई अभी एक अटेम्प्ट देना तो पूरी तरह से दूंगा और दिल्ली आके दे दूंगा, क्योंकि टीवी एस्पिरेंट्स ये सब सीरीज वीरीज देख के काफ़ी मोटिवेशन मिलता है. तो वो मैंने कर लिया था ऐसे. बट अब मैं सोचता हूँ हैंड साइड में, तो पुणे में आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ग्रेट प्लेस. यू हैव रिसोर्सेज, इंटरनेट पे सब कुछ है. कोई फ़ायदा नहीं है पैसा बर्बाद करने का. देखिए यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है. अब मैं यहाँ पे टॉक ये लाइव ले रहा हूँ, बाहर मैं देख रहा हूँ तो मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि 43 डिग्री सेल्सियस गर्मी है बाहर, और पोल्यूशन एंड एवरीथिंग. इट्स टू, मतलब इट्स टू डिफिकल्ट टू लिव हियर. प्लस आप यहाँ पे आएंगे तो घर, रहना सहना, खाना पानी, मेड, क्लीनिंग, रेंट, लैंडलॉर्ड कैसे मिलेगा, दोस्त कैसे मिलेंगे, लाइब्रेरी कौन सी लगाओगे, सब 4 चीज़ें सर पे और आ जाती हैं. तो ये सब चीज़ आप अवॉइड ही करिए. आप घर पे हैं, मॉम डैड के साथ हैं, good, it's a good place. Study well, you will definitely be able to clear it. There is nothing special in Delhi. It's just that you will have a lot of people studying, out of which I think so 99% people don't even study. It's only 1% people that are really interested in cracking the exam. So think about it that way. Okay, so PYQ कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्या? PYQ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, नॉट एग्जैक्टली. थीम्स रिपीट होंगी. ठीक है, थीम्स विल गेट रिपीटेड. यू विल नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू आंसर अ क्वेश्चन एज इट इज़. कोई सीधा उठा के वापस वही क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई मिडिवल पीरियड में टेक्नोलॉजी में क्या हुआ था जिससे डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट हुई है. ये क्वेश्चन फिर से नहीं आएगा. लेकिन डेफिनेटली ये थीम आ सकता है वापस कि मिडिवल टाइम में एग्रीकल्चर में क्या अलग था, फिर कल्चर में क्या डेवलपमेंट्स हुए. तो थीम्स आपको पकड़नी है. PYQ से क्वेश्चन ऐसे रिपीट नहीं होंगे डायरेक्टली. यू विल हैव थीम्स और वो आपको रिपीट थीम्स मिल जाएंगे. जैसे गंधारा आर्ट जो है वो बार बार आता रहता है प्रीलिम्स में. तो मेन से भी आ चुका है गंधारा में क्या स्पेशल है, उसमें ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस क्या है. तो ये सब ऐसा इस टाइप के थीम्स आते रहेंगे. तो मतलब बेसिकली PYQ से होगा ये कि आपको पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ है ना, ग्रीको रोमन या फिर सॉरी गंधारा जो है, ये मुझे पढ़ना है. और अब इसको पूरा पढ़ लो. मतलब इसका डेवलपमेंट कैसी हुई, कहाँ कहाँ इसके सेंटर्स थे, कौन कौन इसको पेट्रनेज, कौन सा राजा इसको वो करता था, हर्षा के टाइम पे था. तो ये हर्षा के बारे में थोड़ा पढ़ लिया कि ये कैसे इसने हेल्प किया है, इसकी इस आर्ट, स्पेसिफिक आर्ट गंधारा आर्ट को डेवलप होने में इनका क्या योगदान रहा है, और बुद्धिज़्म का क्या इन्फ्लुएंस रहा है. मतलब आपको 4 चीज़ें अपने अलग से सोचनी पड़ेंगी. बट आपको ये पता चल गया PYQ देख के कि भाई गंधारा इज़ इंपॉर्टेंट. तो ये आपको थीम्स पता चल जाएंगी. आपका डेली का स्टडी स्केड्यूल कैसा रहता था यार? स्टडी स्केड्यूल तो था नहीं, क्योंकि सिर्फ स्टडी ही थी. मैं बस आई यूज्ड टू जस्ट वेकअप और सोचता था कि यार
पढ़ना है आज, तो कुछ प्लान तो था नहीं, दिल्ली में मैं ज़्यादा कुछ घूमा भी नहीं हूँ, सीपी वीपी वगैरह भी मैं अभी रिसेंटली गया हूँ एक साल में, मतलब आप सोच सकते हैं। बस मतलब मैं कहूँगा कि स्टडी का स्केड्यूल मत बनाइए, बाकी चीज़ों का स्केड्यूल बनाइए। पढ़ाई के बीच में से फिर आपको टाइम लेके कुछ और चीज़ें करनी है, ऐसा सोचिए। ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ें कर रहे हो तो इसमें से पढ़ाई का टाइम निकल रहा है, उल्टा सोचिए। क्योंकि अगर आप दिल्ली आए हैं या फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जल्दी से जल्दी इसको क्रैक करो एग्ज़ाम को और निकलो भाई यहाँ से। क्योंकि जब अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे, टाइम बढ़ जाएगा, तो फिर आपको भी कॉन्फिडेंस का इशू आता है डेफिनेटली, एज भी बढ़ जाती है लोगों की। जैसे मैं देख रहा हूँ पर्सनली, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो काफ़ी अभी फिफ्थ अटेम्प्ट है आ चुके हैं, सिक्स अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट। तो डेफिनेटली उनके स्ट्रगल को तो रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, वैल्यू भी करता हूँ। बट उनमें मुझे दिखता है थोड़ा एक फटीग आ जाता है। आप साल साल भर पढ़ रहे हैं, इतना एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो एक टाइप ऑफ स्लो डाउन आ जाता है। और वो चीज़ अगर आप खुद से अवॉइड कर सकते हैं, स्पेशली वो इंसान जिसको गाइडेंस पूरी मिल चुकी है, रिसोर्सेज सब है अवेलेबल, बस खुद की गलती कर रहा है कि मेहनत नहीं कर रहा उतनी, या फिर टाइम नहीं दे रहा इतना पढ़ाई को, तो दैट विल टेक अ टोल ऑन यू, वो मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि आप जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम को निकाल लीजिए, स्टडी शेड्यूल में पढ़िए मत, पूरा टाइम आपको पढ़ना ही है और अच्छे से पढ़ना है, यही सोचिए बस। इसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि यार मुझे खाने के लिए 1 घंटा लगता है, दोपहर को नींद आती है, मैं पढ़ ही नहीं पाता, तो आधा घंटा मुझे नैप लेना है। ऐसे करके आप खुद का शेड्यूल खुद बना लेंगे। वो डिवाइड ऐसे आधे घंटे में ये, 1 घंटे में ये, ऐसा वो तो होगा ही नहीं, पहली बात तो फॉलो ही नहीं होगा, ठीक है। तो वो कीजिए। ओके, सो व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिविजन स्ट्रैटेजी वही है, आई यूज्ड टू कंप्लीट अ सब्जेक्ट, लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ ली, उसके बाद फिर मैं स्पेक्ट्रम स्टार्ट करूंगा। बट स्पेक्ट्रम स्टार्ट करूंगा तो आधा दिन या फिर लास्ट के 3-4 घंटे आई विल रिवाइज व्हाट आई स्टडीड, और पेपर लगाता रहूँगा मैं। क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब मैं लगाता हूँ, when I keep doing questions, when I solve practice papers, that is when you will realize कि what are the mistakes that you are making। आप तभी समझ जाएंगे कि ये गलतियाँ हो रही है, और जो मैंने पढ़ा है क्या वो मैंने सही से पढ़ा भी है, कि जो मैं रिवाइज कर रहा हूँ मुझे याद भी रहता है, और जो चीज़ें बार बार आप भूल रहे हैं ना वो आप नोट डाउन कर लेंगे और फिर उसे पढ़ लेंगे सिर्फ। तो हाईलाइट करके पढ़ता हूँ मैं। ये बात तो है कि पहली रीडिंग में आप प्लीज़ हाईलाइट मत कीजिए कुछ भी बुक में, बुक गंदी हो जाएगी, क्योंकि आप सारा ही हाईलाइट कर देंगे। इट्स बेस्ट टू start highlighting during a second reading. That's when you will have some knowledge कि अच्छा ये मैंने पढ़ा था, इतना मुझे याद है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आंसर कर। प्रैक्टिस पेपर्स आप लगाते रहिए पीरियोडिकली, उससे क्या होगा, आप जो गलतियाँ कर रहे हैं, एक बार जो गलती कर ली उसका की पढ़ ली, फिर भी वो गलती होती नहीं है। ये मैंने ऑब्जर्व किया पर्सनली प्रीलिम्स के टाइम में भी। यू विल गेट दिस थिंग कि वंस आई मेक अ मिस्टेक एंड आई रीड द की, ये गलती मैं फिर से कभी करता ही नहीं हूँ। तो प्रैक्टिस पेपर्स आर सो इम्पोर्टेंट। एवरी वीक मेक इट इंटरेस्टिंग है, जैसा मैंने बोला, आप शॉर्ट टर्म टारगेट्स रखिए। हर संडे को एक टेस्ट होगा, जो मैंने पढ़ा है इस हफ्ते, या फिर जो मैंने एक काम कीजिए पिछले हफ्ते पढ़ा है उसका टेस्ट मैं अगले हफ्ते के संडे में दूंगा। क्योंकि ऐसा होगा कि आप जो पढ़ के टेस्ट दे रहे हो तो आपके मार्क्स अच्छे आ ही जाएंगे। इससे आपको पता चलता, अगर आप जो पिछले हफ्ते आपने पढ़ा है उसकी टेस्ट अगले हफ्ते संडे को देंगे, देन यू विल रियलाइज कि अच्छा ठीक है, मैंने पढ़ा था, ये मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, ये चीज़ मुझे फिर से रिवाइज करनी है। तो रिवीजन ऐसे रखेंगे, पीरियडिक रिवीजन चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ने के बाद फिर मैं प्रीलिम्स 3 महीने पहले रिवीजन करूंगा, ऐसे होगा ही नहीं भाई। यू हैव टू कीप रिवाइजिंग बिटवीन, मतलब बीच बीच में से रिवीजन चालू रहनी चाहिए। जो आपने पढ़ा है आप समझ जाएंगे खुद कि ये काफ़ी टाइम होगा पढ़ के, अब इससे रिवाइज करते हैं। टाइम फॉर ऑप्शनल प्रिपरेशन, हाँ टाइम शुड बी फॉर ऑप्शनल प्रिपरेशन। वही है, आई से कि स्टार्ट योर ऑप्शनल एज सून एज पॉसिबल। आपने डिसाइड किया यूपीएससी करना है, स्टार्ट विद ऑप्शनल इमीडिएटली एंड ट्राई टू फिनिश मेंस का होल थिंग बाय दिसंबर तक सारा मेंस का हो जाना चाहिए। उसके बाद आप प्री के इसमें आ जाएंगे एंड देन यू विल फोकस ऑन दोज जीएस ओरिएंटेड पार्ट्स। तब तक ऑप्शनल का दिसंबर तक कंप्लीट करके अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो है, ये 3 महीने में आपको ऑप्शनल के कम से कम 5-6 टेस्ट फुल लेंथ लिखना है 3 घंटे का। क्योंकि जब आप प्री की पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे जैन में, तो जैन से मई तक जब प्री पढ़ेंगे तब आप ऑप्शनल को हाथ नहीं लगाएंगे। पर तब भी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि भाई मैंने जून से लेकर दिसंबर तक ऑप्शनल के 3-4 फुल लेंथ टेस्ट लिखे थे, तो मैं कर लूँगा भाई। जब मेंस का प्री का रिजल्ट आ जाएगा, मुझे मेंस लिखने का मौका मिलेगा, तब मैं कर लूँगा। कुछ 70-80 दिन होंगे, आई विल पिक इट अप। मेरे हाथ में वो प्रैक्टिस आ चुकी है, मैं कर चुका हूँ पहले, तो वो मेंटली सॉर्ट रहता है आदमी, कोई टेंशन नहीं रहती। तो ऐसा एकदम आप दिसंबर तक ऑप्शनल कंप्लीट करके सब पे टेस्ट लिख लीजिए फुल लेंथ। आपको दिसंबर एंड तक पता होना चाहिए कि भाई मैं 3 घंटे का टेस्ट फुल लेंथ लिख सकता हूँ ऑप्शनल का, एंड आई नो द सिलेबस, मैंने रिवाइज कर लिया। बस 70-80 डेज जो मिलेंगे मेंस में, उसके पहले 15-20 दिन में मैं फटाफट ऑप्शनल रिवाइज करके सब अप टू डेट आ जाएगा, फिर मैं प्रैक्टिस टेस्ट और लिखूंगा।
तो जब ऐसा मेंटालिटी रहेगी देन आप प्री भी अच्छे से पढ़ पाएंगे केयर फ्री, एंड मेंस का भी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। सो दैट इज दैट। हाउ डू यू गेट सच सीरियस फ्लैटमेट्स इन दिल्ली, लक और फ्रेंड्स? नहीं नहीं, इट इज़ नॉट लक, इट इज़ नॉट फ्रेंड्स ऑल्सो। इट इज़ दैट आई यूज टू स्टडी इन माई लाइब्रेरी एंड आई यूज टू स्टडी वेरी हार्ड, आई यूज टू गिव माई टाइम। मैं बाहर घूमना फिरना ज़्यादा कम करता नहीं था ज़्यादा। आई यूज टू बी इन माई लाइब्रेरी इन माई जोन, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स आई यूज टू गो आउट फॉर टी। तो जो चाय पे दोस्त मिलते थे बाहर, उनमें से जो कुछ लोग सीरियस थे ऑलरेडी, वो लोग मुझसे बात करने आते थे, एंड उनके साथ ही मैंने बात की, दोस्ती की, उनके साथ मैं शिफ्ट भी, and then everybody has got selected this year. So it is less, you can say, luck also, but then I have studied that way that I have had luck favor me. So it is about how you study, because it's कि अगर आप पढ़ भी रहे होंगे अच्छे से तो आपको उसी टाइप के लोग अट्रैक्ट होंगे आपसे जो पढ़ाई में ध्यान देते हैं। अगर आप बाहर घूमेंगे टाइम पास करेंगे तो आप उन्हीं लोगों से ज़्यादा मिलेंगे जो आपके जैसे टाइम पास कर रहे हैं। लाइब्रेरी में जो ज़्यादा लोग रहते हैं वो लाइब्रेरी में रहने वाले लोगों से मिलेंगे, तो इट्स अ पीयर ग्रुप, आपको पीयर ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। तो मैं इससे इम्पोर्टेंट तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप दिल्ली में हैं तो कभी दोस्त दोस्त ढूंढिए मत, लाइक डोंट गो आउट ऑफ योर वे टू मेक फ्रेंड्स, that will be very counterproductive. Be in your zone, study hard, whatever peer group जो बनना है आपका वो अपने आप बन जाएगा। लोग आपके पास आएंगे, आप खुद लोगों से मिलेंगे, टेस्ट वेस्ट में मिलेंगे, रिविजन करते हुए मिलेंगे, एग्जाम से पहले मिलेंगे, सब अपने आप हो जाएगा। डोंट गो आउट ऑफ योर वे तो मैं इससे दोस्ती कर लेता हूँ, ये चीज़ काम नहीं करती है ऐसे। आप अपनी प्रिपरेशन फोकस रहिए, आपको फ्लैटमेट्स दोस्त पीयर ग्रुप सब मिल जाएगा सही से। आई बिलीव दैट थिंग वर्क्स लाइक दैट, ठीक है। तो what did you do different from who is not selected according to you? What did I do different? ठीक है, good question. See, I think that this exam, anybody who is giving this exam, people with multiple attempts also, and especially people who are giving mains and interview, they are doing everything right. मतलब everything right in the sense from their end, उनकी तरफ से सब कुछ सही कर रहे हैं वो लोग, मेहनत कर रहे हैं, सीरियस हैं वो लोग, टाइम भी देते हैं उतना एग्जाम में। बट the thing that I think they are doing wrong is that they are not thinking about it smartly. The way to do things is that never forget that you're giving an exam. इसमें आपको ये नहीं करना है कि इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट आ गया तो चलेगा। आई नो फ्यू पीपल जो ऑप्शन में इतना मेरे ऑप्शन जो रखते हैं वो लोग इतना इन्वेस्ट हो गए अपने ऑप्शन में कि उन्होंने फिर एमए कर लिया ऑप्शन में, और फिर उनकी यूपीएससी में इसमें मार्क्स वो यूनिवर्सिटी पैटर्न में एग्जाम का आंसर लिख रहे हैं। मैंने इसे पूरी तरह से एक एग्जाम की तरफ देखा था, गवर्नमेंट एग्जाम सिलेबस है भाई, इस में नंबर आ रहा है। तो एक थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच जो होता है वो कभी कभी लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टेड हो जाता है प्रिपरेशन में, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम मिलेगा आपको। लाइक यू विल गेट ऑल द टाइम। एम आई ऑडिबल? कैन यू हियर मी? समबडी सेइंग इट्स वॉइस ब्रेक। Am I audible? Okay, can you now clear? Please comment if you hear me properly. Okay, cool, ठीक है। So वही है, don't get into too much of theory, try to give more and more practice papers। उससे आपका क्या होगा, पेपर कैसे लिखना है आना चाहिए भाई। प्रीलिम्स में 200 में से 200 नंबर भी लेके आने में कोई मेडल नहीं मिलता है यहाँ पे। मेंस में एक तो एक टाइम आपका स्कोर भी हाई आ जाए, बट इट्स जस्ट दैट कि ट्राई टू बी इन द कंपटीशन में ऐसा कभी मत भूलना कि आप जो आपके आसपास लोगों से उनसे कम्पीट कर रहे हो। आपको खुद को इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाई करने का टाइम आगे आ जाएगा, बहुत किताबें पढ़ने का टाइम मिलेगा आपको आगे, अगर इंटरेस्ट आ गया तो मुझे लगता है कुछ लोग यही गलती करते हैं बेसिकली, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और एक तो मेरा रहता है कि यार अगर आप यूपीएससी कर रहे हो तो भाई 100% पूरा एफर्ट देना चाहिए, एक ही अटेम्प्ट में निकालने का पूरा, ये सोचना ही नहीं है कि भाई अगला अटेम्प्ट मिल जाएगा। जितना आप ऐसा सोचेंगे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फेलियर, कि आपने आपको तसल्ली दी है मन में दैट यू हैव मोर टाइम, यू हैव मोर अटेम्प्ट्स। डोंट थिंक लाइक दैट इन द फर्स्ट प्लेस। मेरा मतलब पहले से ये था कि मुझे पहले अटेम्प्ट नहीं बनना है, बट नहीं हुआ, मतलब प्रीलिम्स की वजह से नहीं हुआ, बिकॉज आई डिडंट हैव टाइम। किसी
पूछा भी एक क्वेश्चन तो मैं उसे आंसर कर देता हूँ कि मैंने अपने पिछले अटेम्प्ट में क्या गलती की थी, व्हाट मिस्टेक डिड आई मेक इन माय प्रीवियस अटेम्प्ट। तो द मिस्टेक दैट आई मेड इन माय प्रीवियस अटेम्प्ट वाज दैट प्रीलिम्स वाज इजी, इट्स एन इजी पेपर व्हिच आई स्टिल थिंक, बट माय वे ऑफ सॉल्विंग द पेपर वाज नॉट राइट। क्योंकि लाइक आई सेड, एक बेस लेवल प्रिपरेशन होती है, सारे बुक्स अपने पढ़ लिए, उसके बाद ना थोड़ा गेस वर्क और रिस्क पे खेलना पड़ता है, और वो मैंने चीज़ पार्ट भी जो है गेस और रिस्क और गेस वर्क, ये मैंने किया नहीं। तो मैं आ गया था पेपर सॉल्व करके, और मैंने अटेम्प्ट किए थे 62 क्वेश्चंस। तो 62 क्वेश्चंस पे तो भाई नहीं होगा कोई क्वालिफाई किसी का भी, अनलेस आपकी एक्यूरेसी 100% है। तो मेरे मार्क्स बने थे 86 के आसपास, 65 क्वेश्चंस किए थे मैंने, 86 मार्क्स बने थे मेरे, एंड कट ऑफ वॉज 88 जनरल कैटेगरी का। तो उसकी वजह से रह गया मेरा प्रीलिम्स। तो उसके बाद मैंने थोड़े टॉपर टॉक्स देखे, तो मैंने समझा कि यार 60 क्वेश्चन तो कोई भी नहीं कर रहा है, सब लोग 85 प्लस क्वेश्चन ही मार के आते हैं, कुछ लोग तो 90 प्लस भी बोलते हैं। तो फिर मैंने इस अटेम्प्ट में 85 प्लस क्वेश्चन मारे थे, एंड मेरे को फिर से 86 मार्क्स ही आए, लेकिन इस टाइम कट ऑफ बहुत लो गया है, 75 मार्क्स गया कट ऑफ। तो आई क्लियर इट कंफर्टेबली, 11 मार्क्स से कुछ ऊपर हूँ, तो ठीक है, इट्स गुड। बट वही है, प्रीलिम्स में कीप योर अटेम्प्ट्स हाई, अटेम्प्ट्स थोड़ा हाई होना चाहिए, बट दैट स्वीट स्पॉट कितने क्वेश्चन मुझे प्रीलिम्स में मारने हैं विल कम ओनली आउट ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट। अब जितने प्रैक्टिस टेस्ट देंगे आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार ओके, जब मैं 95% क्वेश्चंस मार रहा हूँ तो नेगेटिव्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो नहीं करना मुझे। सो इफ आई अटेम्प्ट 85 प्लस, लेट्स सी हाउ मच आई गेट। ओके, आई एम गेटिंग गुड मार्क्स इन 85 प्लस, लेट मी ट्राई 90 प्लस, 90 टू 95 के बीच में। ओके, 90 टू 95 प्लस के मेरे हाईएस्ट है, तो वो नंबर आपका स्वीट स्पॉट है, नोट कर लीजिए। रिपीटेडली टेस्ट प्रैक्टिस करना कि ज़्यादा मार्क्स किस में आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो वो आप मेंटेन कीजिए। और डे जो पेपर होगा जिस दिन, उसी दिन पे आपको पता चल जाएगा कि पेपर की डिफिकल्टी क्या है और कितने अटेम्प्ट्स में मैं कंफर्टेबल रहूंगा, और इससे ज़्यादा मैं अटेम्प्ट करूंगा तो मैं नेगेटिव में जा रहा हूँ। ये एक फीलिंग होती है, ये इंट्यूशन है, ये आपको प्रैक्टिस करना ही आएगा, ये आपको कोई बता नहीं सकता कि भाई 80 मार के आना या फिर क्वेश्चन ही मारना। तो डोंट थिंक अबाउट इट दैट वे। तो दैट इज़ द मिस्टेक आई मेड थोड़ा। फिर और एक और चीज़ थी जो मुझे बाद में पता चली कि ऑप्शन का पेपर 2 तो मैंने पढ़ा ही नहीं था फिर मेंस तक। तो वो एक्चुअली अच्छा हुआ कि मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ उस साल, ताकि फिर मैं जून से लेके दिसंबर तक पूरा ऑप्शनल GS 1 2 3 4 तो मैंने बाद में पढ़ा, GS 1 2 3 और ऑप्शनल पेपर 1 2 सब अच्छे से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, उन पे कुछ टेस्ट दे दिए, और फिर जैन आते ही मैं प्रीलिम्स पे लग गया, और फिर प्रीलिम्स क्लियर होते ही फिर मेंस के 70 डेज में रिवाइज करके पेपर प्रैक्टिस कर करके क्लियर, इंटरव्यू भी क्लियर। ठीक है, तो somebody is asking me कि is it possible to clear with 1 year of prep? Like I said, it is more than enough time. I mean, it's enough time if you have the right guidance, the sources and the mindset. 1 year is enough time. एंड ऑल्सो दिस एग्जाम इज नॉट कि आपको 1 साल के बाद ही पेपर देना है ना, पहले प्री आ जाएगा, प्री क्वालिफाई करोगे, उससे आइडिया लग जाएगा कि ओके आई हैव सम लेवल, आई हैव सम टैलेंट, मेंस का कॉल आ गया है, आई हैव टू गिव मेंस, तो उसमें आपको एक मोटिवेशन और मिलेगा। सो यू विल कीप गेटिंग दिस शॉर्ट टर्म गोल्स एंड यू विल कीप अचीविंग देम। तो उससे आपको लगता रहेगा कि अभी ओके नेक्स्ट स्टेज, नाउ मेंस क्लियर होगा, ओके नेक्स्ट स्टेज, नाउ इंटरव्यू, अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है, अगर नहीं हुआ तो प्रीलिम्स फिर से देना, तो प्रीलिम्स की पढ़ाई भी करनी स्टार्ट। तो यू विल ऑलवेज हैव दीज स्मॉल थिंग्स ऑन द वे विच विल कीप यू मोटिवेटेड। सो 1 year इज इनफ टाइम। मतलब आई थिंक यू शुड, लाइक एवरीबडी शुड थिंक दिस वे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमको बनना है, या फिर अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, जैसे मेरा नहीं था, तो जो भी अटेम्प्ट अभी है उसी में बनना है। तो इस लेवल का मोटिवेशन लेके चलोगे तो थिंग्स विल गेट ईजियर फॉर यू। ठीक है, तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल दीज क्वेश्चंस ऑन लाइव। तो लेट मी टेक सम क्वेश्चंस व्हिच आई हैड गॉटन फ्रॉम हियर कुछ। ओके, ऑप्शनल स्ट्रैटेजी तो मैं बाद में बात करूंगा इसकी, क्योंकि मेरा ऑप्शनल फिलोसफी है, कोई आई डोंट थिंक एनी ये होगा। मल्टी डायमेंशनल आंसर बोल दिया, आंसर राइटिंग में पॉजिटिव अप्रोच। ओके, लेट्स टॉक अबाउट आंसर राइटिंग इन स्पेसिफिक, क्योंकि मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में बात की गई है। सो सी, वंस यू स्टार्ट फॉर मेंस, लाइक विच इज़ ड्यूरिंग जून से ही आपको मेंस का ही पढ़ना है। तो आपके पेपर, आपको सबको पता ही होगा कि मेंस का सिलेबस आता है, बहुत इलैबोरेट है, हर पेपर का सिलेबस है, एक वर्ड लिखा हुआ है। तो एक वर्ड लीजिए और उसको गूगल कीजिए, और उस पर 1 से 2 A4 शीट बना लेना। उसमें उस चीज़ की डेफिनेशन, कुछ पास्ट हिस्ट्री उस चीज़ की, कुछ चैलेंजेस होंगे उस चीज़ के। जैसे एग्रीकल्चर की बात करते हैं, सपोज इरिगेशन की बात चल रही है, तो इरिगेशन मैंने एक A4 शीट ले ली, उस पर ऊपर लिख दिया मेंस टॉपिक GS 3 इरिगेशन। इरिगेशन का डेफिनेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक या फिर कोई भी FAO का वर्ड डेफिनेशन इरिगेशन का क्या होता है, जो भी है।
टाइप्स ऑफ इरिगेशन शॉर्ट में फटाफट लिख लिए, जो आपकी एनसीईआरटी होगी उसमें से भी आप रिवाइज करते रहना साइड बाय साइड। इसमें आप लिखेंगे मेंस ओरिएंटेड, तो कि जो आपको आंसर में डालना है, इंडिया का इरिगेशन परसेंटेज कितना है, कितना क्रॉप एरिया इरिगेटेड है, डैम्स कितने हैं इंडिया में, उसका डेटा फैक्ट, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स क्या है इरिगेशन पे, हर वही है अपना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कृषि सिंचाई योजना, ये सब, इसका कितना परसेंटेज रीच हो चुका है, इसके अंदर स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है, तो ये इरिगेशन बेटर कैसे हो सकता है, इसराइल के साथ हम लोग कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो ये सब पता है कि एक एक लाइनर है, ये आपके एग्जाम्पल में आएंगे, आप इसे डालेंगे अपना आंसर के ऊपर स्प्रिंकल करके, जस्ट टू गिव इट मोर सब्सटैंशिएशन, क्रेडिबिलिटी मिलेगी आपके आंसर को, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस लिखेंगे इंडिया में 5 पॉइंट, बढ़िया वाले पॉइंट एकदम, ऐसा नहीं कि फालतू कि भाई इरिगेशन ये ड्राइंग अप ऑफ, ये सब नहीं, प्रॉपर इरिगेशन की कैनाल्स में सिल्टिंग हो रही है, तो इरिगेशन इज़ नॉट बीइंग दैट इफेक्टिव, ठीक है। और व्हाट आर द वे फॉरवर्ड, क्या लिखेंगे आप, क्या चीज़ें से इंप्रूव हो सकती है, तो इसमें आप अच्छे पॉइंट लिखिए, बिल्कुल साइंटिफिक पॉइंट्स, GS3 का पेपर है, आप लिखेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स है, स्मार्ट एग्रीकल्चर, सेंसर्स, क्रॉप सॉइल हेल्थ कार्ड्स, इसके बेसिस पे हम लोग AI यूज़ करके वी कैन गिव रिकमेंडेशन कि इसमें कितना पानी, कितना फर्टिलाइजर्स आना चाहिए, फर्टिगेशन यूज़ कर सकते हैं विद इरिगेशन प्लस फर्टिलाइजर। तो आप ऐसा एक A4 शीट बनाएंगे, इसे पढ़ेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट लिखेंगे, वही जो टॉपर कॉपी मैंने आपको बोला आप उसके साथ भी लिखेंगे आंसर टॉपर के साथ, उसके जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे फीडबैक से आपको मिलेंगे, वैल्यूडेशन की जो बात चल रही है, ये आप अपने उस A4 शीट में ऐड करते रहेंगे। इसलिए मैंने कहा A4 शीट, क्योंकि A4 शीट के बाद आप और शीट लगा के स्टेबल कर सकते हैं। नोटबुक में बनाएंगे तो वो जगह चली जाएगी, क्योंकि आप अगला टॉपिक लिखेंगे, तो A4 शीट में ये चीज़ बनाना, इससे होगा। वैल्यूडेशन इज कम्स फ्रॉम योर पेपर्स, आप टॉपर के साथ आंसर कॉपी लिखेंगे तो आप उसका नोट्स, उसके पॉइंट्स, उसके डेटा फैक्ट एग्जाम्पल उठा लेना सब वहाँ से। आप जब टेस्ट पेपर लिखेंगे तो उसमें से भी आपको मिल जाएगा जो डेटा फैक्ट है वो सब, और वो आप अपने A4 शीट में ऐड करते रहना, तो मेंस की तैयारी ऐसे हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये सब एक एक सिलेबस पॉइंट का A4 शीट बना लेना, वे फॉरवर्ड रिकमेंडेशन, इसमें वो भी लिख लेना कमिटीज़ कौन सी है, क्या क्या कमिटीज़ ने क्या बोला है इस पे, तो ये सब आपको मिलते रहेगा। ये गूगल पे आराम से मिल जाता है, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स, जैसे ओनली IAS की वेबसाइट है उसमें मिल जाएगा, दृष्टि की तो रिपोजिटरी जो ऑनलाइन है भाई, वो तो इतनी इट्स सो वेल मेड कि कोई भी वर्ड के आगे UPC डालो सब मिल जाएगा, तो बस स्क्रॉल कर लेना, इंपॉर्टेंट जो लिख रखा है वापस मत लिखना, कुछ कमिटी डेटा फैक्ट एग्जाम्पल मिल गया तो छाप लेना उसको सीधा, और रिवाइज करना भाई, वो लिख के पेपर में भी आना चाहिए वो, तभी उसका फ़ायदा है, ठीक है। तो कोई पूछ रहा है कि हाउ डू यू प्रिपेयर माइक्रो सिलेबस पॉइंट्स विच डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड सोर्सेज, गूगल, इंटरनेट इज योर बेस्ट फ्रेंड, दृष्टि, ओनली IAS, any other website that I'm not taking the name of, which I've forgotten, that topper copies and their resources and notes on Evernote, whatever you think is available to you, go through it, pick up small points, data, facts, examples. If the data is old, go on the website of their that organization and add the new data, ठीक है। That's how you have to do it. It has to be very dynamic, बहुत fast paced होना चाहिए सब, फटाफट एक दिन में 3-4 सिलेबस पॉइंट्स खत्म कर लेना, क्योंकि बहुत ईजी होता है ये चीज़ें, ये आपको सिलेबस आएगा, और जब ये नोट्स बना लोगे तब आप PYQs उठा लेना मेंस के, एंड देन यू सी that whatever data, facts and examples way forward I've written, is that going to answer the demand of this question which has been asked before. Once you understand कि अच्छा okay my notes are on point and in the right direction, how UPSC is thinking, done, you are good to go. Then just give your papers, practice answer writing, and that just improve your structure of your answer. That is all there is to it, ठीक है। So that is there, okay. वैल्यूडेशन, माइक्रो नोट्स, स्टैंडर्ड बुक्स लाइक लक्ष्मी एंड स्पेक्ट्रम कवर टू कवर करने हैं, हाँ कवर टू कवर करने हैं बिल्कुल एंड तक। लक्ष्मी का इनफैक्ट एंड में वो भी दे रखे हैं कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट में कौन सी चीज़ें आती हैं। तो अगर मैं पूछूँ आपको रैंडमली क्वेश्चन पूछूंगा, अगर पावर, जो पावर आती है हमारे घरों में जो भी है, पावर इज़ पार्ट ऑफ विच लिस्ट, तो मैनी पीपल थिंक इट्स यूनियन लिस्ट बट इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। तो दिस टाइप ऑफ ट्रिकी MCQs in prelims can be expected. तो जस्ट गो ओवर इट, यू शुड नो सम थिंग्स लाइक दिस। एंड ऑल्सो जैसे स्पेक्ट्रम वेरी इंपॉर्टेंट, एंड में एक वो है टेबल दे रखा है कि कौन सा कांग्रेस का सेशन किसने लिया था, डेफिनेटली आपको पूछ सकते हैं कि गांधी जी टुक विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ कांग्रेस, ही हैज टेकन ओनली वन सेशन एट बेलगांव 1924, तो दैट इज़ वन ट्रिकी MCQ दैट यू शुड नो। तो ऐसे वो सब चीज़ें, न्यूज़पेपर किसकी कौन सी है, अमृत बाजार पत्रिका बाय घोष, डॉन बाय सुरेंद्रनाथ चैटर्जी मुखर्जी, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। So these type of MCQs, quick MCQs, easily revisable from there, तो you will get that idea, ठीक है। सिलेबस कैसे एनालाइज करना है, एक एक वर्ड उठा के देखना है,
क्या है, PYQ देखना उस पर, फिर आपको थीम समझ में आ जाएंगे क्या करना है, और मेंस का भी PYQ देख लेना उस पर, देन यू विल अंडरस्टैंड। फिर वो A4 शीट वाला अप्रोच फॉलो कर लेना, वो हो जाएगा, दैट्स नॉट डिफिकल्ट। यूपीसी के फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं सर? यूपीसी के फेवरेट टॉपिक्स, लेट्स सी। चलो ये करते हैं, प्रीलिम्स आ रहा है पास, तो लेट डिस्कस दैट। लेट्स स्टार्ट विद पॉलिटी। पॉलिटी में आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर मोर फिलोसॉफिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस दीज डेज। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या है, तो ये सब चीज़ें पे थोड़ा फोकस होना चाहिए। प्रीएम्बल, DPSPs, फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स पे कम आता है, इनफैक्ट मैं देखा ड्यूटीज़ पे ज़्यादा आता है, तो ये चीज़ है एक। तो फिलोसफिकल थोड़ा समझना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया था, ये राइट्स और ड्यूटीज़ क्यों आए हैं, लाइक इसका पर्पस क्या हो सकता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये चीज़, ठीक है। समबडी रिसेंटली आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि एक्सेस टू जस्टिस ये फंडामेंटल राइट है कि नहीं, तो इट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, इट्स नॉट अंडर आर्टिकल 32। तो मतलब मुझे भी काफ़ी सरप्राइजिंग लगा कि यार आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के अंडर कैसे आ सकता है। तो ये टाइप के क्वेश्चन है ना थोड़ा, कि ये चीज़ का पर्पस क्या है। तो आर्टिकल 19 के अंडर भी काफ़ी एक्सेप्शंस होते हैं, तो एक्सेप्शंस देख लेना कौन से हैं। अभी जैसे लोग कहते हैं कि आर्टिकल 19 जो है इट इज़ अप्लीकेबल ओनली टू पब्लिक स्टेट, बट नाउ रिसेंटली इन 23 देयर वाज अ न्यूज़ दैट इट कैन बी अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एज वेल। तो ये सब 14, आर्टिकल 14, ये सब स्मॉल टॉपिक्स हैं, उनके फेवरेट हैं वो, डेफिनेटली दे कीप आस्किंग दीज थिंग्स। हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम से डेफिनेटली दे विल आस्क यू नेम्स ऑफ सम पीपल, ये कौन थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, क्या थे, ये सब वो पूछते रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछेंगे, या फिर कोई न्यूज़पेपर या फिर कोई बुक का नाम पूछ लेंगे, वो है। या फिर मूवमेंट्स जो है इंपॉर्टेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सब पे फोकस करते हैं वो, ठीक है, दैट इज़ वन। आर्ट एंड कल्चर, तो आई हैव नॉट बीन एबल टू क्रैक व्हाट इज़ देयर पैटर्न फेवरेट टॉपिक। गंधारा मुझे पता है, और पोर्ट्स, एंशिएंट मिडिवल में पोर्ट्स कौन से हैं नाम, और पुराने लोकेशंस जो होते हैं, द्वार समुद्रम क्या है, हम्पी के थोड़े लोकेशंस, विजयनगर एम्पायर, गुप्ता के टाइम पे जो लोग, जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग थे, क्या काम करते थे, वो सब उनकी जो टर्म्स थे, जो पोस्ट का नाम था, वो सब पूछते रहते हैं। तो वही है। और IR में मैपिंग इज़ इम्पोर्टेंट, जैसे कि दे कीप आस्किंग यू व्हाट इज़ दिस प्लेस, यहाँ पे एक मिलिट्री कू हुआ था, यहाँ पे फैमिन आई थी, ये डैम कोई तो इंटरनेशनल बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तो ओडेसा पूछ लिया था लोकेशन। फिर नगार्नो कैराबैक रीजन है, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में वॉर चल रही है, तो ये रीजन किसके बीच में आएगा, ये पूछा तो नहीं, आई थिंक सो, मे भी पूछा हुआ, आई डोंट रिमेंबर। बट ये जो लोकेशंस है ना स्पेसिफिकली न्यूज़ में जो आती रहती हैं, जैसे अभी हाइफा इज़ इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ इजराइल पैलेस्टीन, वो जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, तो हाइफा इज़ अ पोर्ट इन इजराइल, दे कैन आस्क यू हाइफा इज़ वेयर इज़ हाइफा, खान यूनिस। तो ये सब न्यूज़पेपर पे पढ़ते रहते हो, तो ये सब टर्म्स और ये लोकेशंस मन में आती रहती हैं। डेफिनेटली मैपिंग पे भी आपको इंस्टीट्यूशंस के काफ़ी नोट्स मिल जाएंगे जो प्लेसेस इन न्यूज़ कवर करते हैं, वो डेफिनेटली देख लेना। इसके साथ साथ जैसे प्रीलिम्स की बात की फेवरेट टॉपिक्स के ना, तो ये स्टैंडर्ड सोर्सेज तो एक तरफ हो गए, इसके बाद 15-20 नंबर तक वो खींचना है, वो स्मॉल टॉपिक्स है। नेशनल पार्क सारे पढ़ लेना, किधर कौन सा नेशनल पार्क है, असम के नेशनल पार्क वेस्ट टू ईस्ट, जैसे मैंने निमोनिक याद किया है, आर मॉन्क MONK, तो रायमोना, मानस, ओरांग, फिर आपका वो NK जो भी है, काजीरंगा, तो ऐसे आप वेस्ट टू ईस्ट में ऐसे याद किया है, तो आर मॉन्क, ऐसे आप न्यूमोनिक्स बनाइए, मेक इट ईजी फॉर यू। बांधवगढ़, रणथंभौर, ये सब एक्जैक्टली आपको लोकेशन पता होना चाहिए नेशनल पार्क्स के। वहाँ पे कोई स्पीशीज़ मिल रही है देख लेना, डेफिनेटली जाके देख लेना कौन सी स्पीशीज़ का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इंडिया में, बर्ड्स और स्पीशीज़, और कौन से इस साल ऐड हुए हैं, तो ये सब चीज़ें वो पूछेंगे डेफिनेटली आपको, ठीक है, इन्वायरमेंट में आते रहते हैं सब। सो डैफ कैसे बनाना चाहिए, डैफ, देखिए डैफ इज़ कम्प्लीटली पर्सनल, यू विल ऐड योर हॉबीज़, वॉट एवर यू थिंक इज़ गुड फॉर यू। समबडी वेरी सीनियर पर्सन टोल्ड मी वंस कि डैफ में वही चीज़ें डालना जिस पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको क्वेश्चंस पूछे जाएँ। ऐसा कुछ मत डाल देना जो आप करते हो लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है, फिर बहुत टाइम हो गया, तो फिर वो ख़राब इंप्रेशन देता है, ऐसा लगता है आप झूठ बोल रहे हो। तो मेक योर डैफ इन सच अ वे दैट इट शुड reflect you as a person, but then at the same time if I ask you something about that DAF you should be able to give a good answer, you should be able to impress the panel, तो make it that way। तो वैसे भरना चाहिए DAF मेरे हिसाब से। मैप्स टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज शुड बी ज्वाइन as soon as you finish one reading or at max 2 readings। 2 रीडिंग हो जाए तो भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आपको प्रैक्टिस करना है टेस्ट सीरीज के साथ। टेस्ट सीरीज शुड ऑलवेज गो अलॉन्ग विथ योर रिविजन, फर्स्ट रीडिंग्स एंड योर आंसर राइटिंग। Okay,
How many days it took you to read Spectrum for the first time? It took me 2 months. It took me 2 months to read Spectrum because my reading speed is very slow. That's why I started these main books very early. I started in June. Spectrum, I started with लक्ष्मीकांत पढ़ने में मुझे कुछ 2.5 months लग गए. उसके बाद मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ ली. उसमें मुझे कुछ 2 months प्लस ही लगा था मुझे, आई थिंक सो, स्पेक्ट्रम पढ़ने में, बिकॉज आई वॉज अंडरलाइनिंग ऑल्सो, जो आपको करना नहीं चाहिए फर्स्ट रीडिंग में. फर्स्ट रीडिंग में शुड बी वेरी फोकस्ड ऑन गेटिंग द नॉलेज, ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. सेकंड रीडिंग में मार्क कर लेना, सेकंड रीडिंग्स विल बी फास्टर. अगर लक्ष्मीकांत पढ़ने में पहले मुझे 2 महीने लग गए थे, तो फिर सेकंड रीडिंग में मुझे शायद उसको पढ़ने में कुछ 15-20 दिन ही लगे थे. और थर्ड रीडिंग आई शुड डू इट इन 3-4 days, एंड फोर्थ रीडिंग फिर कुछ घंटों में, क्योंकि फिर मैं सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट ही पढ़ता था. तो ठीक है, एंड डोंट वरी इफ इट इज टेकिंग मोर टाइम, टेक टाइम, स्टडी द कंसेप्ट प्रॉपरली, डोंट वरी. कोई ज़्यादा फास्ट पढ़ रहा है, पढ़ने दो उसे, कोई दिक्कत नहीं है. हम लोग अपना टाइम से पढ़ेंगे, अपने स्पीड से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे और आंसर भी अच्छे लिखेंगे. तो डोंट वरी अबाउट अदर पीपल इफ दे आर रीडिंग फास्टर देन यू, और इफ समबडी इज कंप्लीटिंग सिलेबस फास्टर देन यू. इट डज नॉट मैटर. एट द एंड ऑफ द डे यू आर सिटिंग इन अ मेंस एग्जाम, यू हैव 3 hours, ही हैज़ 3 hours, सो यू हैव टू राइट द आंसर देयर. टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में एज इट इज आ सकते हैं क्या? नहीं आते, कभी नहीं आते. कंसेप्ट आ सकता है, टॉपिक आ सकता है, थीम्स आ सकते हैं, तो वो आ जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. मैप्स को कैसे याद रखें? मैप्स को आप एक तो अपने टेबल के सामने पेस्ट कर सकते हैं, या तो मैप्स तभी पढ़िए जब आप रट सकें उसे, जैसे प्री के पहले. जैसे मैं हमेशा मैप्स प्रीलिम्स एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले ही स्टार्ट करता हूँ, ताकि जब मैं एग्ज़ाम में जाऊँ तो मुझे ऐसे कुछ देखा सा लगे. प्रीलिम्स में वही है ना, कुछ याद, यू डोंट हैव टू मेमोराइज. वहाँ पे जाके आप अगर वर्ड का देखा वर्ड भी लग रहा है, तो तब भी आप उसको एलिमिनेट कर पाएँ, तो मोर देन इनफ. इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए हमें, पेपर क्रैक करना है हमें. तो मैप्स आप थोड़ा एंड में रखिए. ये इजी वाले टॉपिक्स होते हैं, मैप्स, नेशनल पार्क, स्पीशीज़, ये थोड़ा एंड में रखिए. पहले आप अपना इंपॉर्टेंट वाला कर लीजिए. याद तो बार बार रिवाइज करके ही होगा. उसके अलावा कोई टेक्निक नहीं है. मैं एक सजेस्ट कर सकता हूँ आपको कि आप वीडियो वाले मैप्स के लेक्चर देखिए. अगर आप कोई प्लेसेस इन न्यूज़ का वीडियोस देख रहे हैं ना, तो वीडियोस में जब आप बोलेंगे, सुनेंगे, जो ऑडियो विजुअल रहता है, उससे ज़्यादा याद रहता है. तो वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है, ठीक है. क्लास नोट्स या बुक, आई थिंक टॉपिक के हिसाब से देखना चाहिए. जैसे कि क्लास नोट्स कभी कभी मुझे लगता था कि टॉपिक को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर बुक से वैल्यू ऐड कर लेना. तो बेसिकली यही, तो आपको टेस्ट से पता चलेगा ना कि ये चीज़ मैंने पढ़ी है, इज़ इट इनफ. तो आप टेस्ट को अगर जस्टिफाई कर पा रहे हैं, अपने आंसर में लिख पा रहे हैं, कंटेंट अच्छा रख पा रहे हैं, तो फिर आपका वही रिसोर्स काफ़ी है. अगर वही काफ़ी नहीं हो पा रहा है, तो मतलब यू हैव टू ऐड सम वैल्यू. तो वैल्यू एडिशन आप बुक से कर लीजिए या फिर की से कर लेना. तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू फील कि आप इस टॉपिक में प्रिपेयर्ड है कि नहीं, तो आप डिसीजन ले लेना. So philosophy optional marks and approach. So I got 276 marks in philosophy optional, and my approach for philosophy was कि मैंने self study ही किया है philosophy content. But जब मैं mains का लिखने का मुझे मौका मिला and I started optional for mains वो 70-80 days में, तो मैंने Enlight IAS करके कोचिंग है, वहाँ पे महेश सर है स्पेसिफिकली, तो उनके अंडर मैंने सीखा. तो दैट उनके जो इंस्टीट्यूट के नोट्स है वही मैंने पढ़े. तो आई थिंक जो मैंने पढ़ाई की थी, नोट्स बनाए थे, वो चीज़ काफ़ी बल्कि हो गई थी. एंड मुझे लगा कि यार ये पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा. इंस्टीट्यूट के जो नोट्स मिले हैं ये काफ़ी मुझे ज़्यादा स्पेसिफिक, टू द पॉइंट और मल्टी डायमेंशनल लग रहे हैं, तो इससे मैं ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाऊंगा. तो फिर मैंने अपने नोट्स छोड़ दिए और फिर मैंने इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़े. तो ये तो मुझे लगा था कि यार मैंने काफ़ी मेहनत की थी इसमें, मैं इसको जस्टिस नहीं कर पाया, इनसे ठीक से नहीं पढ़ पाया. बट देन मेंस इज़ द गोल. खुद के बनाए हुए नोट्स पढ़ना इज़ नॉट द गोल. तो फिर वो डायनामिक, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है मेंटली, कि यहाँ से वहाँ स्विच हो जाना चाहिए फट से. अगर आपको लग रहा है कि भाई ये चीज़ ज़्यादा सही है उस मोमेंट में जो मुझे सही लग रहा था मैंने वो किया. तो आई थिंक दैट वर्कड आउट फॉर मी एंड दैट वाज अ गुड डिसीजन. क्योंकि अगर मैं अपने नोट्स पे स्टिक रहता, देन आई वुड हैव टेकन वे टू लॉन्ग टू स्टडी माई ऑप्शनल. ठीक है. Have you preferred physical textbooks for static subjects or reading PDF on a tab? See, I bought a new iPad recently. That after I cleared mains. So before my mains, I was only studying textbooks on physical,
ठीक है. एंड आई थिंक फिजिकल इज अ मच बेटर थिंग बिकॉज इट गिव्स यू द फील ऑफ स्टडिंग. टैब पे ऐसा लगता है कि पढ़ाई ठीक से डेप्थ में पढ़ाई हो नहीं पाती है, और कुछ नोट डाउन करना है तो फिजिकल पे फटाफट आप A4 शीट साइड में रख के यू कैन मेक योर ओन नोट्स. एंड टेक्स्ट बुक, आई थिंक गो फॉर टेक्स्ट बुक्स. फिजिकल इज बेटर. It will give you a better feel of the subject. And also on iPad it is the thing that ki you can get distracted, you can open a different tab and go on YouTube and start enjoying, so you can avoid that. How to start answer writing? See, start answer writing when you have little grasp over a subject. The way to start answer writing which I thought is the best way is कि like I said, topper copy side में उनकी टेस्ट सीरीज की जो कॉपी है, एक क्वेश्चन उठा के लिख लिया वहाँ पे, वार्म अप कर लिया हाथ का, 7.5 मिनट्स का टाइमर लगा लिया एंड स्टार्ट राइटिंग. जितना हो पाए उतना स्टार्ट कर लेना, ऐसे लिख लो अपना आंसर और फिर उनसे कंपेयर कर लेना. आप समझ जाओगे कि आप इंट्रोडक्शन नहीं कुछ आधे पन्ने का लिख रहे हो, तब तक तो वो 3 पॉइंट लिख के उसको मार्क्स भी मिल गए उसके. तो ये चीज़ें आप देख देख के समझाओगे, देख लेना कि उस कैसे वो टॉपर लिख कैसे रहा है, क्योंकि टॉपर जिस तरीके से लिख रहा है उसी तरीके से उसको मार्क्स मिल रहा है एंड ही इज़ बिकमिंग ईयर 1 2 3 वॉट. तो दैट इज़ द वे दैट इट वर्क्स. तो आंसर राइटिंग आप इस वे में प्रैक्टिस कर लेना. स्टार्ट, put the topper copy side by side, write your own answer, don't see his answer before. Write your answer, see what she has written, and then value add in your notes and see the structure of the answer. Understand कि अच्छा okay, he's writing multiple dimensions, I'm not writing a way forward. मैं criticism तो लिख ही नहीं रहा हूँ, मैं बस अपना एक ही dimension में चल रहा हूँ. तो ये सब चीज़ें आप समझ जाओगे देख देख के, so you can adjust to that. ठीक है, so that is not a problem. When did I start my prep? Okay, so I started my prep. I gave the 2022 attempt, so that means 2021 के June 7th or 2021 I started my preparation. I was doing a job, full-time job like I said. तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर की नौकरी कर रहा था. 5th May of 2022 I resigned and my prelims was on 5th June. So before, exactly 1 month before my prelims I had resigned. तो most of the in-depth study, prelims 365, फटाफट रिवीजन करना अपने सब्जेक्ट्स का, ये सब मैंने May 5th to June 5th के बीच में कर लिया था. ठीक है, सो आई स्टार्टेड, इट्स बिन 2 years आई थिंक सो नाउ, क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम. हाउ यू जीरो डाउन ऑन योर ऑप्शन सब्जेक्ट? 1 आंसर, इंटरेस्ट, पैशन एंड इन्फ्लुएंस एट होम. बस उतना ही था. आई डेंट सी एनी आंसर्स टॉपर को 300+ आ रहे हैं या कितना परसेंटेज लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, सब बात की बातें हैं. मुझे लगता भी नहीं किसी को इस पर इतना फोकस करना चाहिए. ऐसा सब्जेक्ट हो जो पढ़ पाओ आप अच्छे से, तो दैट्स इनफ. कैन यू जस्ट एक्सप्लेन विद टाइमलाइन, सिलेबस कंप्लीशन, मेंस प्लस ऑप्शनल प्लस रिवीजन ऑन मेकिंग प्लीज? Okay, lot of people are asking me timeline. Let's just go into a little detail. So जो 25-26 का attempt दे रहा है, let's discuss this. ठीक है, so if I was to give this attempt, मैं कैसे करता? So let's start from June. तो मैं ऐसा करता कि जून से लेके अक्टूबर तक या फिर मैक्स टू मैक्स नवंबर तक I would keep the time that I would study. इस टाइम में मुझे पढ़ना है और मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. इसके 1 मंथ आगे तक, दिसंबर तक, मैं यही एंड टाइम लाइन लगा रहा हूँ ऑप्शनल के लिए. तो बेसिकली जून से लेकर दिसंबर तक आई हैव टू फिनिश माई GS एंड माई ऑप्शनल. ठीक है, पढ़ाई सिलेबस डन. विद दैट आई हैव टू गिव एटलीस्ट 3 to 4 full length tests of my optional minimum and 1 or 2 full length 3 hour मेंस लेवल टेस्ट्स ऑफ GS. ठीक है, ये लेवल तक मैं सोचता था. अब मैं मेन बुक्स उठाऊंगा, स्पेक्ट्रम उठाऊंगा. आई गिव माई सेल्फ अ टारगेट कि ओके, आई हैव टू डू स्पेक्ट्रम इन 20 days, आई हैव टू डू लक्ष्मीकांत इन 25 days और 1 month. आई विल डू जोग्राफी, ऐसे टाइम में रखूंगा. एंड विद इन दैट डे आई विल डिवाइड माई डे इनटू हाफ कि ओके, हाफ और 3-4 hours एट द एंड ऑफ द डे आई विल डू रिविजन. सो व्हेन आई फिनिश, जब मैं स्पेक्ट्रम खत्म करूंगा एंड मैं लक्ष्मीकांत स्टार्ट करूंगा, तब जब मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ उस दिन के एंड में कुछ घंटे में जो मैंने स्पेक्ट्रम में पहले पढ़ा था, जो मैं भूल रहा हूँ, वो मैं रिवाइज करता रहूँगा, ताकि जब मैं दिसंबर तक पहुँच जाऊँ तब तक मुझे हर सब्जेक्ट का रिवाइज एक 60-70% तो क्लैरिटी रहनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद जब दिसंबर हो जाएगा ख़त्म, आपने ऑप्शनल के 4-5 टेस्ट फुल लेंथ लिख चुके हो, आप GS के 1-2 टेस्ट हर के लिख चुके हो आप फुल लेंथ, देन लेट्स गेट इनटू प्रीलिम्स प्रिपरेशन. आई थिंक CSAT कैन ऑल्सो बी स्टार्टेड हियर. जनवरी से, मई का जो टाइम है CSAT के लिए भी दे सकते हैं आप. लॉट ऑफ पीपल आस्क कि CSAT में क्या करना है. if you give 1 hour, 1 to 1.5 hour every day from Jan till your prelims exam for CSAT, I don't think there is anything in the world that can stop you from clearing CSAT. इतना किसी की मैथ्स खराब हो ही नहीं सकती कि अगर वो 1-2 घंटे रोज पढ़ रहा है जैन से लेके मई तक, तो उसका CSAT रुक सके. ठीक है, तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन यू विल स्टार्ट
कुछ नहीं है इसमें। आपका एडवांटेज है जो आपने मेंस के लिए GS 1 2 3 के 4 पेपर लगाए थे, जैन से लेके प्रीलिम्स एंड तक आपको वही नॉलेज बार बार पढ़ना है। बस फ़र्क इतना है कि आप आंसर राइटिंग शायद इतनी ना कर रहे हो, आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे होंगे, MCQ सॉल्व कर रहे होंगे, ज़्यादा ध्यान आपका डेटा फैक्ट और इस पर रहेगा। बट वही है, वही चीज़ इतनी अच्छे से रिवाइज हो जाती है ना प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में कि जब मेंस का कॉल आता है देन यू आर ऑलरेडी मच वेल प्रिपेयर्ड। लाइक आई कैन टेल यू वेरी ऑनेस्टली, जब अगर आपने ये जून से लेकर दिसंबर वाला पार्ट कर लिया ना अच्छे से, तो जब मेंस आएगा देन यू विल बी 70 to 80% ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। उसके बाद जो मैंने बोला था माइक्रो टॉपिक्स है सिलेबस के, आपने A4 शीट जो बना रखे होंगे जून से लेकर दिसंबर के बीच में, यही चीज़ आप रिवाइज करते रहोगे और टेस्ट लिखते रहोगे दिन भर, बस यही करना है। वैल्यू ऐड करते रहोगे, कमिटी का नाम रखते रहोगे, परसेंट क्या है इसका उसका, वो सब याद करके आंसर इंप्रूव करते रहोगे, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ दैट। बस इसी टाइम में आपको ऑप्शन भी पढ़ने का मौका मिलेगा। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए मेंस के टाइम पे, उससे सब हो जाएगा, ठीक है। वन ऑफ माई टीचर्स इन विजन, अमील हसन सर, ही टॉट मी पॉलिटी, वेरी गुड टीचर। उन्होंने एक स्टेटमेंट मुझे बोला था, आई रिमेंबर, कि प्रीलिम्स का एग्जाम तो होता है मई में, बट जो AIR 1 है, तो ऑल इंडिया रैंक 1 इज डिसाइडेड इन दिसंबर ओनली। तो जो जून से लेकर दिसंबर का टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर पाता है, ही इज़ डेफिनेटली एट अ वेरी गुड एडवांटेज। बट इट विल टेक यू कंसिस्टेंसी, एफर्ट एंड डिसिप्लिन, एंड दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपको मेंटेन करते रहना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज़ अ टाइम लाइन दैट यू शुड मेंटेन। एंड फॉर 2026 ऑल्सो, आई think it's 2 years, it's quite early. You must be in graduation or something. You should focus on your graduation, do it well, but then start with newspaper or something so that you can keep in touch with current affairs at least. Standard subjects versus current affair magazine. See, newspaper can be read in 1.5 hours. First thing of the day should not be newspaper because it can be used as a break. So start with a heavy subject in the morning. कोई स्टैटिक सब्जेक्ट जो अच्छे से पढ़ना होगा आपको, जैसे कि पॉलिटी, स्पेक्ट्रम का, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब, तो वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। वो एक बार हो जाएगा तो लंच के बाद, जैसे यू गेट लेजी आफ्टर लंच, तो यू कैन स्टार्ट विद न्यूज़पेपर। यू कैन टेक अ ब्रेक, यू कैन रीड अ न्यूज़पेपर आफ्टर लंच, एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट विद अ डिफरेंट सब्जेक्ट। सो न्यूज़पेपर इज़ अ वेरी नाइस थिंग, करंट अफेयर होता है, सो यू विल बी एबल टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर मोनोटोनस सब्जेक्ट कभी कभी। एंड करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, तो आपको लग भी रहा होगा कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो न्यूज़पेपर कैन बी टेकन दैट टाइम। बट ऑन एवरेज करंट अफेयर में आई थिंक सो डेली यू कैन गिव max to max around 1.5 to 2 hours. Other than that you can study mostly your static subjects on your option, ठीक है। okay, so like I said, prelims और मेंस की तैयारी अलग अलग तो नहीं होती। मोस्ट इंटरव्यू बोर्ड और इंटरव्यू पैनल के बारे में बताइए, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू विच इज़ आई थिंक सो वेरी फार, बट स्टिल द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड कि इंटरव्यू में कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो इंटरव्यू इज़ क्वाइट रैंडम एग्जाम टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि क्वेश्चंस यू विल नेवर नो व्हाट दे विल आस्क यू, इट विल बी कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स। योर डैफ इज़ द ओनली सोर्स दैट यू कैन रिलाई ऑन, और डैफ एक तरीके से आप ही सिलेबस दे रहे होंगे आपको क्या पूछना चाहिए, तो डैफ पे आप फोकस कर सकते हैं। बट मेरे इंटरव्यू में डैफ पे से बहुत कम क्वेश्चंस आए थे। तो इंटरव्यू इज़ वेरी डायनामिक, आपको रैंडम चीज़ों पे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। क्लाइमेट चेंज पे पूछ लेंगे, आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, उस पर क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो यही होता है कि द थिंग इज़ दैट यू हैव टू मेंटेन काम। आई थिंक स्माइल करता रहेगा जो आदमी स्टार्ट टू एंड कोई भी इंटरव्यू में, ही हैज़ अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स, क्योंकि एक कंपोजर, एक थोड़ा रेजिलियंस दिखता है। तो मेरे इंटरव्यू में मुझे काफ़ी रैंडम क्वेश्चन पूछा था चेयरपर्सन ने भी, कि आप पुणे से हो और आप मुंबई में भी रहे हो, तो मुंबई में बॉलीवुड एक्टर्स आजकल पुलिस के फंड में पैसे देते हैं, तो पर वो ये करके अपने केस हटवा देंगे अपने आप से, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला कि मैम, इट इज़ अप टू द पुलिस एट द एंड ऑफ द डे। अगर कोई पैसे दे रहा है अच्छा काम करवाने के लिए और केस हट रहा है उस पर, तो इसका मतलब पुलिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व समवेयर। सो इफ़ वी कैन इंश्योर दैट आवर पुलिस इज ऑनेस्ट, अपराइट एंड एथिकल, then this problem can be solved. So you have to answer these questions in this manner. वहाँ पे आपको on the spot सोचना पड़ेगा। So interview is very dynamic. It's actually a very fun experience. आप वहाँ पे जाओगे, लाइन में खड़े रहोगे, you will meet a lot of new people. There will be people from different backgrounds, multiple attempts. Some people have given, or some people are already in service. It happened in my interview board also. There were people who were already in the IRS or something. So they also come for interviews. So you'll get to meet a lot of new people. It's a very good experience, memorable experience. Your parents will be there. So definitely work hard so that you can get your parents to see that day. It's a very great experience. I can still remember my mother, how happy she was.
So I think all parents deserve that. So we should work for it. Uh, okay. NCRTs का तो वही है यार कि दे आर वेरी बेसिक लेवल बुक्स. अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ना है, then I don't think you should go into NCRTs. You will unnecessarily waste time. So it's better to stay with your normal course material and your basic books, so that will keep you updated. But if you are facing that problem कि भाई पॉलिटी में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लक्ष्मीकांत पढ़ के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, then you can pick up your 11th-12th की, I think the book is called Constitution at Work, NCRT है, तो आप वो पढ़ सकते हैं if you want. But I've seen that book. I don't think it is that much of a big addition to your Lakshmikant. So Lakshmikant is more than enough. तो in that manner other subjects also, geography also, NCRT तो पढ़नी ही है 11th-12th वाली, वो जो फिजिकल और इंडियन जोग्राफी है. बट अगर बेसिक समझ में नहीं आ रहा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, तो फिर NCRT आप प्रेफर कर सकते हैं. करंट अफेयर्स की तैयारी वही है. आई यूज्ड टू रीड अ मंथली मैगजीन ऑफ विजन, बट इन दी एंड फिर मैंने सोचा कि यार ये सारी मंथली मैगजीन बार बार रिवाइज तो होती नहीं है, इससे अच्छा मैं PT 365 पढ़ लेता हूँ, और PT 365 पढ़ के ही उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ के ही उस पर आंसर करता हूँ. वैसे देखा जाए तो प्रीलिम्स में यूटिलिटी कोई भी करंट अफेयर मैगजीन की इतनी ज़्यादा है नहीं. अगर आप जाके क्वेश्चन सर्च करोगे तो करंट अफेयर मैगजीन से क्वेश्चंस काफ़ी कम ही आते हैं. मोस्टली जो नॉलेज मिलता है वो आपको थोड़ा पढ़ा है अपने यहाँ से, तो कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, तो वो होता है. बाकी अदर देन दैट इट इज़ जस्ट स्मार्ट वर्क, गेस वर्क. थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ हो सकती भी है कि नहीं, क्या गवर्नमेंट ऐसा करेगा, तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए क्वेश्चन देखते हुए टाइम, तो उससे हो जाता है वो. यूपीसी की तैयारी के दौरान खुद को मोटिवेट कैसे रखें? ठीक है, मोटिवेशन इज़ सच ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर. लाइक पता नहीं क्यों बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं. देखिए मैं आपको कुछ हार्ड रियलिटी बताता हूँ. लाइक दिस प्रिपरेशन इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग एंड इट विल गेट वेरी बोरिंग एट सम टाइम्स. कुछ कभी कभी इसे बहुत पक जाता है. कभी कभी लगता है कि मैंने गलती कर दी. मैं अच्छा खासा IT में मस्त डेवलपर बनता, सैलरी भी अच्छी खासी आती है, US चला जाता मास्टर्स करने कुछ तो. लेकिन अब मैं सिलेक्शन के बाद आपको बता सकता हूँ कि सिलेक्ट होने के बाद जो एटमॉस्फेयर है, और जब आपको पता चलता है कि अच्छा नाउ आई am in this position where I will tomorrow be doing something which can change the life of multiple people. It is a position of power, it is respect, authority, you have responsibilities. There is nothing like it. Like you will never get this kind of opportunity to create such an impact. तो आप end goal को सोचिए. Look at the end. Think about your parents. I used to do that. Like think about your parents. Interview मैं देने जा रहा हूँ अंदर. My mom is standing outside. How happy she will feel when she sees me in a suit. How happy she will be when she sees my name in my result. So these type of things, like you're doing it for yourself, okay, but then parents को भी responsibility है, your friends also will be so happy for you. Like try to visualize, like before you sleep at night, think of yourself as an IPS officer, as an IS officer, how you would feel, what work you would like to do. So try to bring that thing internally, try to generate it from inside. That is how you will be able to do it. एंड दिस जॉब इज सच दैट कि आप ऐसे पोजीशन में हो कि आप इतना इम्पैक्ट कर सकते हो लोगों पे. लाइक पीपल आर सो डिपेंडेंट ऑन यू, दे लुक अप टू यू, दैट दे वांट दैट यू शुड डू समथिंग फॉर देम, दैट यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी एट योर एंड, है ना. you're going to be part of the government of India. Our country is the biggest democracy. Think of the kind of institution that you're going to go in. तो ये सब चीज़ें सोच के बहुत मोटिवेशन मिलता है. एंड डेफिनेटली म्यूज़िक, गाने हैं. लक्ष्य मूवी तो काफ़ी कॉमन है, पॉपुलर है एस्पिरेंट्स के बीच में, तो उसके गाने तो मेरे प्लेलिस्ट में रहते ही हैं, तो ये सुनते रहिए आप. और पढ़ाई थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए आपको, क्योंकि मोटिवेशन एक चीज़ है ऐसी जो कभी कभी चले जाती है. यू शुड बी इंटरेस्टेड. आपको मज़ा आना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो. टेस्ट लिखो, मार्क्स अच्छे आएंगे तो और भी मज़ा आएगा कि यार ये इंप्रूवमेंट हो रही है अच्छी खासी, अब तो और थोड़ा मेहनत करूँगा तो मस्त अच्छे से टॉप 50 रैंक में आना है, ऐसा कुछ. तो कीप योर गोल्स फॉर योरसेल्फ, ठीक है. Some mistakes which you avoided at any cost. Mistakes that I avoided at any cost is that I never got into wrong things here in Delhi. मतलब I stayed away from time pass people. I stayed away from all the, you know, relationship things that are taking place here. I tried to be alone with my friends who are studying, and I kept my cool and my composure. Not to say that relationships are bad, I'm not saying that,
some people have good healthy relationships, but then I think you should look at what you are here to do. मैं क्या करने आया हूँ एंड मैं सही जा रहा हूँ, तो ये मन में रहना चाहिए हमेशा. तो इस वे में अगर आप सोचोगे then things will get easier for you. एंड अदर देन दैट मल्टीपल रिसोर्सेज रखना, अननेसेसरी टॉक्सिक कंपटीशन में पढ़ना किसी के साथ, या जो वीक पॉइंट्स है उससे डरना. मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग बहुत डरते हैं पेपर देने से. लाइक बीच में अभी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑल इंडिया टेस्ट होता है, तो मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं वो गए ही नहीं टेस्ट देने, क्योंकि उन्हें उनकी पढ़ाई नहीं हुई थी. तो यार ये कोई रीज़न नहीं है टेस्ट ना देने का. प्रीलिम्स के दिन पे भी आपको लग रहा होगा कि आपकी कोई पढ़ाई नहीं हुई है, ये भी लगता है, ये नेचुरल है चीज़, तो क्या आप प्रीलिम्स नहीं दोगे? तो ये सब चीज़ें ना एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हट जानी चाहिए. यू शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, थोड़ा करेजियस बनो, बी करेजियस, गो फॉर द पेपर. जाके दो पेपर, नंबर निकालने की कोशिश करो. ऐसी प्रैक्टिस बनेगी, दैट्स हाउ यू विल डेवलप दैट स्किल ऑफ प्रीलिम्स, ऑफ राइट आंसर राइटिंग, मेंस. कुछ लोग मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो टेस्ट 3 घंटे का अच्छा नहीं जा रहा है तो छोड़ के आ गए बीच में से ही. यार ऐसे नहीं चलेगा. रियल पेपर में अगर होगा तो आप क्या करोगे? यू शुड ऑलवेज थिंक लाइक दैट. तो आई थिंक थोड़ा एक मेंटल फोर्टिट्यूड एंड स्टेबिलिटी जब बनेगी, then you will be at a position where you are strong enough to deal with all these things, and then you will not make mistakes in the first place. ठीक है, so थोड़ा ये सब चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं. Okay, how to keep motivated all the time because sometimes distractions. Don't get into distractions first of all. बस distractions तो आने ही नहीं चाहिए. You are going to be a administrator, you will be an IAS officer, be an IPS officer, and then इमेजिन यू आर इन अ पोजिशन ऑफ पावर एंड समबडी कम्स टू यू कि भाई आपने गलती कैसे कर दी. आप ये बोलोगे उसे कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था. तो देर इज़ नो स्कोप फॉर एरर. यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर पेरेंट्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर सिबलिंग्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर फ्रेंड्स, एवरीबडी, रिलेटिव्स ऑल्सो, इफ यू हैव रिलेटिव्स हु नो दैट यू आर डूइंग UPSC. सो यू आर देयर, यू आर स्टडिंग, you have to put in that hard work. So getting distracted is your responsibility. It is not an excuse. आप भी झूठ अभी बोल नहीं सकते कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया तो मेरे से गलती हो गई. ये आपका काम है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहें. क्योंकि लाइक आई सेड, थिंक अबाउट 1 अटेम्प्ट एंड एक अटेम्प्ट में ही करना है आपको. इससे ज़्यादा आपको टाइम देना ही नहीं है. सो मैं सोच के आया था कि आई हैव टू गिव 3 अटेम्प्ट्स एट मैक्स. 3 अटेम्प्ट अगर मेरा नहीं होता देन आई वुड हैव क्विट UPSC, क्योंकि दिस इज़ नॉट फॉर मी. सो देर आर मल्टीपल अदर ऑप्शंस ऑल्सो. बट इफ़ यू आर इन UPSC, अगर आपने सोचा ही है कि इतनी मुश्किल एग्ज़ाम, इतना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, दोस्तों से बात नहीं हो पाती ठीक से, शादी वादी मिस करोगे आप अपने रिलेटिव्स की, इतना करना ही है तो फिर भाई डिस्ट्रैक्ट होना ही क्यों है? अगर आप इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट होना तो फिर कुछ और काम पकड़ लो, उसमें वीकेंड्स ऑफ होते हैं, यू कैन गो एंड एन्जॉय. सो दीज थिंग्स आर अवॉइडेबल, दीज आर स्मॉल थिंग्स, यू शुड नॉट इवन गेट इन टू दिस टाइप ऑफ थिंग्स. ठीक है. Sir, as you said, make the final notes after pre. How to approach notes making before this? No, you don't have to make any notes after pre. All this note making has to be done between June to December. Pre के बाद is only test writing and answer writing for mains, and you are just revising. That's all. And you will maybe sometimes will micro add value add from whatever the tests that you have written. प्री के बाद कोई नोट्स नहीं बनने चाहिए भाई. देयर हैज़ टू बी नो, कोई कुछ काम बचना नहीं चाहिए प्री के बाद. प्री के बाद मैंने बस एक चीज़ छोड़ी थी, वो था एथिक्स, जो मैंने प्री के बाद 15 दिन में फटाफट कर लिया था. जो करिश्मा नायर मैम है उनकी नोट्स से देख के मैंने पढ़ लिया था. मैंने कोई वो लूसेंट नहीं, लुक, पता नहीं कोई तो बुक आती है एथिक्स की, आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ, बट मैंने वो कोई बुक भी नहीं पढ़ी थी एथिक्स के लिए, बिकॉज आई डोंट थिंक इट इज़ अ पेपर जो पढ़ के दिया जा सकता है. जो आपकी डिसीजन मेकिंग है, जो आप सोचते हो एथिक्स के बारे में, वही आपको लिखना है वहाँ पे. केस स्टडीज़ को भी अप्रोच करने का तरीका होता है, वो सब आप सीख जाओगे. वो टेस्ट सीरीज लगा दोगे तब सीख जाओगे. ठीक है. तो प्री के बाद कोई नोट्स नहीं बनाने. प्री के बाद जस्ट रिविजन एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. ठीक है. ओके, सो anybody has any other questions you can ask me, because I think it's time to end. प्लान बी. ओके, प्लान बी रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखिए, लाइक इफ़ यू थिंक अबाउट इट लॉजिकली, प्लान बी तो होना चाहिए कोई तो, बट मेरा कोई प्लान बी था नहीं. तो कह सकते हैं काफ़ी डिबेटेबल है, मेरा ओपिनियन काफ़ी डिबेटेबल है, बट मुझे लगता है उस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है. क्योंकि मुझे डर लगता था कभी कभी सोच के कि यार अगर प्लान बी भी नहीं होगा मेरे पास तो मैं क्या करूँगा, मतलब मुझे इसी एग्ज़ाम में निकालना पड़ेगा, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. तो मैं काफ़ी डरा हुआ रहता था. मुझे लगता है अच्छा है, डरा रहना चाहिए एस्पिरेंट.
डर से ही अच्छा खासा काम हो जाता है, सिलेबस फटाफट कंप्लीट हो जाता है, ज़्यादा टाइम पास और इस सब में बंदा पढ़ता नहीं है। तो डर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो रहनी चाहिए। बट अगर आपके पास प्लान बी होगा तो इट्स गुड। ऐसा फाइनेंशियल बैकिंग रहनी चाहिए आपके पास कुछ तो। आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मुझे पैसे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतने हैं नहीं, तो आई वॉज एबल टू थिंक दैट way. But if you have a problem financially, then you should definitely consider plan B. Also now that I think of it, मुझे लगता है कि जॉब छोड़ना was a good decision for me, but जॉब के साथ भी शायद मैं कर लेता ये यूपीएससी की तैयारी। तो if you are in job, if you are a working aspirant, no worries, if you can take out 6 to 7 hours a day। जैसे मैं सुबह 4:30 से उठ के 10 बजे तक पढ़ता था, 10 से 5 बजे तक काम करता था, 5 से 7 बजे तक जिम विम जाके 8 से वापस 10 बजे तक पढ़ता था, एंड 10 से 4 में सो जाता था। सो यू कैन डू इट डेफिनेटली, लाइक इट्स मोर देन इनफ टाइम एक्चुअली। ठीक है, तो प्लान बी आप रखिए। आपको लग रहा है एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या कोचिंग का स्टडी मटेरियल डेफिनेटली मोर देन इनफ है। एनसीईआरटी उन्हीं लोगों को पढ़नी चाहिए जिनको सब्जेक्ट पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो उनको लग रहा है यार थोड़ा बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल स्टार्ट से स्क्रैच से सीखना पड़ेगा क्या बताया जा रहा है। जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ लोगों को बिल्कुल पता नहीं, कुछ बैकग्राउंड ही रहता नहीं है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, प्लेट्स ही क्या होती है, समझ में नहीं आ रहा क्या बात चल रही है जीसी लियोंग में, तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, फिर दैट विल बी इनफ फॉर यू। बट ज्योग्राफी की एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है। आई एम सेइंग कि यार पॉलिटी की फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बहुत ही बेसिक वे में आपको एकदम ऊपर से बता देगा, फिर लक्ष्मीकांत उसमें डेप्थ में जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, तो आप डेफिनेटली एनसीईआरटी उठा लीजिए। एनसीईआरटीज़ आर नॉट मैंडेटरी, मतलब मुझे तो लगता नहीं, मैंने बहुत कम एनसीईआरटी पढ़ी है, तो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो I will end this session with a few tips from my side because prelims is close by. I would like to tell you something about prelims which I think is very important. तो I gave my prelims this in 2023, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है उस साल में। तो मुझे अच्छे से याद है वो प्रीलिम्स का दिन। आप जब प्रीलिम्स की एग्ज़ाम देने जाएंगे, यू विल सिट इन द एग्ज़ाम। मेरे सामने पेपर रखा था ऐसे, और मैंने पेपर खोला तो उस टाइम मुझे ऐसी फीलिंग आई कि भाई मुझे कुछ आता ही नहीं है, लाइक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं किया, ऐसा लग रहा था, जबकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ के गया था। तो ये सब फीलिंग्स है ना जो अभी आती है कि यार मेरा पढ़ाई नहीं हुई है, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, ये सब रिविजन मेरी हुई नहीं है, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। ठीक है, यू विल फील दैट वे। कभी मार्क्स अच्छे नहीं आए तो लगता है सब चीज़ें, इट्स ओके। डोंट थिंक कि बस ख़त्म हो गया सब कुछ। तो ये सब फीलिंग्स से डील करना आना चाहिए आपको। ठीक है, मुझे प्री के दिन पे ऐसा लग रहा था कि यार मुझे कुछ आता नहीं है, फिर मैंने पेपर देखा, थोड़ा मन बनाया अपना कि भाई सॉल्व करना है, इसी बार में निकालना है, आई हैव टू डू इट। तो मैंने पेपर सॉल्व किया, आई डिड इट, एंड आई रिमेंबर वेरी स्पेसिफिकली कि जब GS1 का पेपर हो गया था, क्योंकि पेपर इतना रैंडम था, मेरे मन में बस एक ही आया था कि यार 1 ईयर की प्रिपरेशन जो मैंने की है वो इस तरफ है, और जो 2 घंटे ये थे, दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम चेंज। ठीक है, these 2 hours are so crucial that this will decide. Nobody cares if you study for like 10 years for prelims and then you mess up in the 2 hours. Nobody will know, nobody will care. ठीक है, it's about performance right now because there are few days left for prelims. Your focus should be on performance. ठीक है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आ रहा है, हाउ आई एम अप्रोचिंग द क्वेश्चन, अटेम्प्ट्स कितने लग रहे हैं, OMR भरते हुए गलती तो नहीं कर रहा, ये मार्क कर दिया आंसर सही था, OMR में मार्क करते हुए गलत मार्क कर दिया। तो भाई ये सब चिंदी छोटी मोटी गलतियाँ अवॉइड करनी है। ठीक है, क्योंकि वो 2 घंटे में आपको परफॉर्म करना है। ऐसा होगा कि आपको बस 25-30% क्वेश्चन ही आ रहे हो, जैसे मुझे शायद 25-27 क्वेश्चन ही डायरेक्ट लग रहे थे कि मैंने पढ़ाई किए आ रहे थे। बाकी क्वेश्चन भाई मैं देख रहा था वहाँ पे और अपना खुद का दिमाग लगा रहा था कि जो मैंने पढ़ा है, क्या मैंने ऐसा कभी सुना था, क्या ये चीज़ ऐसे हो सकती है, ये पॉलिसी ऐसे बनाई गई होगी, कि क्या इसका इंटेंशन ऐसा हुआ होगा। तो ये सब आपको सोचना है, इट्स अबाउट थिंकिंग, इट्स अबाउट एनालिसिस। ठीक है, कभी कभी जैसे आजकल जो नया पैटर्न क्वेश्चन पेपर का आ रहा है उसमें वो 2 स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। So statement 1 is right and 2 is the reason for it. Statement 1 is right, statement 2 is not the reason for it. Statement 1 is right, 2 is incorrect, 2 is right, 1 is incorrect. तो इसमें जैसे कभी कभी the way that I think you should do this question, this type of question while paper solving is that directly go to statement 2 and read that statement. If you know कि आपको देख के पता चल गया कि भाई ये स्टेटमेंट है ही गलत, तो आपका क्वेश्चन उधर ही सॉल्व हो गया, आपको बाकी 4 ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है। स्टेटमेंट 1 भी नहीं पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन है वहाँ पे जिसमें वो बोल रहा है स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, गलत है स्टेटमेंट। तो आप
इस टाइप की जो ट्रिक्स होती है ना पेपर सॉल्विंग के टाइम पे, उस चीज़ को अभी अडॉप्ट करने लग जाइए। रिविजन हाई रखना है, पेपर सॉल्विंग हाई रखना है, जो की है पेपर की वो पढ़नी है आपको, और उससे आपको प्रीलिम्स माइंडसेट में अभी आना है, क्योंकि वो 2 घंटे होंगे बस आपके हाथ में और उसी में आपको परफॉर्म करना है। ओके, नाउ कमिंग टू सी सैट में भी ऐसा ही हुआ था। लाइक ए सेड, पहले जो अटेम्प्ट्स थे 2023 का छोड़ के, उसमें सी सैट में मेरे कभी 100 से तो कम आए नहीं है। रियल पेपर में शायद कम आ गए थे, बट जो मैंने मॉक्स दिए थे 2023 के अटेम्प्ट के लिए, उसमें आई वॉज कंफर्टेबली स्कोरिंग 110, 120 marks, sometimes I got 130, but in real paper this time I got 80 marks, so that paper was difficult। and वो चीज़ वहाँ पे जाके भी पता चल रही थी पेपर के बीच में कि ये पेपर बहुत टफ हो गया है। लाइक मैथ्स सॉल्व कर रहा हूँ तो मैथ्स क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पीएनसी आ गया है, ये तो पढ़ा ही नहीं था, नंबर सिस्टम लगा था ज़्यादा आएगा तो वो पढ़ के चले गए थे। तो ये सब चीज़ें इट शुड नॉट शॉक यू, ठीक है। इस साल भी 2024 का जो भी अटेम्प्ट होगा अभी सी सैट का, सी सैट है जीएस में भी, बी प्रिपेयर्ड कि भाई सोच के जाना कि भाई लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, मुझे अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर्ड रहना है और वहाँ पे जैसा भी क्वेश्चन हो वहाँ पे एंड तक फाइट करना है भाई, और मार्क्स निकालना है, ठीक है। दैट शुड बी योर माइंड सेट। कीप काम, फोकस ऑन आंसरिंग दोज क्वेश्चन, यू हैव दोज 2 hours, उसी में प्रीलिम्स निकालना है, बाकी आगे मेंस का कॉल, एक बार कॉल आ जाएगा तो ये सब भूल जाओगे आप, ठीक है। तो बी वेरी एग्जाम ओरिएंटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, डोंट लूज होप, ठीक है। चाहे कितने बुरे मार्क्स आ जाए, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स एक्चुअली ओवर, ठीक है। टिल यू गिव योर प्रीलिम्स एग्जाम, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, ठीक है। सो आई टेक अ लास्ट फ्यू क्वेश्चंस बिफोर वी क्लोज। प्लान बी कब से रखना चाहिए? प्लान बी यार, मैं तो सोचा था कि थर्ड अटेम्प्ट के बाद ही प्लान बी का सोचूंगा, तो थर्ड अटेम्प्ट तक आने का मौका नहीं मिला, भगवान की कृपा से, अच्छी बात है बहुत, सेकंड अटेम्प्ट में ही हो गया मेरा। बट प्लान बी आप देखिए, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उसके हिसाब से थोड़ा जज करते हुए, आपके पेरेंट्स क्या आपको सलाह दे रहे हैं, आपके मेंटर्स आपको कुछ बोल रहे हैं, या फिर आप अब अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो क्या आप सबैटिकल डाल सकते हैं? सबैटिकल इज़ लाइक यू गेट अ लीव फॉर प्रिपरेशन, आपको काम जाना नहीं होता तो, पर जॉब आपके हाथ में रहेगी, ऐसा कुछ आप अरेंजमेंट कर सकते हैं आपके हिसाब से, जो आपको सही लगे, तो आप उस तरीके से भी देख लेना ऐसा, ठीक है। सो एनीबडी एल्स हैज़ एनी अदर डाउट्स प्लीज़ पूछ लीजिए, मैंने अपनी तरफ से सब बता दिया है मोस्टली। एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, आई थिंक यू शुड टेक June to December, दैट इज़ द टाइम दैट यू शुड कीप फॉर योर सेल्फ। सो आई मीन ऑब्वियसली इवन मुझे भी पता है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, आप सोच रहे हो कि जून से दिसंबर के बीच में कैसे होगा, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको उतना टाइम भी देना पड़ेगा। दिन के 12-13 घंटे सिटिंग तो आराम से हो ही जाती है अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो जून से दिसंबर के बीच में प्लीज़ अपनी रीडिंग्स कर लीजिए, सब कुछ नोट्स जो है मेंस के रेडी होने चाहिए, ऑप्शनल पढ़ के डन होना चाहिए, पेपर 1-2-3-4 पेपर फुल लेंथ तो दे ही देना, ताकि प्री का जब पढ़ रहे होगे तो मन में डर नहीं होगा कि यार मेंस तो तैयारी नहीं है, या मेंस की आंसर राइटिंग की ही नहीं, क्या प्री हो भी जाए तो फिर मैं लिख पाऊँगा कि नहीं पेपर, लिख पाऊँगी पेपर है। सो कीप योर माइंड क्लियर, बी चिल्ड, ठीक है। सो जून से दिसंबर इज द टाइम टू डू द हार्ड वर्क। इनफैक्ट इफ़ यू आस्क मी ना, मैं यही बोलूँगा कि मैंने जून से दिसंबर के बीच में जो पढ़ाई की है ना, उसी की वजह से मुझे रिजल्ट मिला है। क्योंकि मुझे याद है प्री का आने के बाद मेंस के बीच में 70 डेज जो थे वो तो रिवीजन और आंसर राइटिंग में चले गए, और मेंस के बाद से लेके इंटरव्यू के बीच में जो भी टाइम था वो तो लेथार्जी, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना, इंटरव्यू की प्रिपरेशन पूरी अलग ही होती है, तो वो पूरा एक ब्लैंक हो जाता है। तो दिसंबर से लेके जून से लेकर दिसंबर के बीच में जो टाइम है उसमें अगर आपने कर लिया तो आपकी रैंक शॉर्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बेसिक के लिए क्या सोर्स पढ़े हैं? विजन की BT 365 मैगजीन आती है, उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन देख लीजिए, और बाकी किसी भी क्लास है जो कोचिंग है, जैसे मुझे विजन का साइंस एंड टेक के नोट्स एक दोस्त ने दे देते हैं हैंड रिटन, तो वो मैं रेफ़र कर लेता था बीच बीच में से, तो दैट वाज गुड। तो कीप वन स्टैटिक सोर्स फॉर साइंस एंड टेक, वेरी शॉर्ट सोर्स, एंड मोस्टली रिलाई ऑन करंट अफेयर मैगजीन, ठीक है। सर क्या आंसर राइटिंग के लिए टॉपर्स कॉपी कंसिडर कर सकते हैं? भाई टॉपर कॉपी से ही करना है आंसर राइटिंग, मैं ये तो बोल रहा हूँ। यू हैव टू कीप टॉपर कॉपी ऑन योर साइड, राइट योर आंसर एंड सी व्हाट दे हैव रिटन, एंड देन कंपेयर, वैल्यू ऐड टू योर आंसर, सी व्हाट यू हैव डन स्ट्रक्चरली रॉन्ग, मेक इट करेक्ट, एंड देन राइट अनदर आंसर, ठीक है। योर एडवाइस ऑन नोट टेकिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक, और भाई ये तो कभी मत करना, प्लीज डोंट टेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। आई ट्राइड इट फॉर 1 month एंड आई हैड 1 month में इतने बड़े नोट्स, ठीक है, विच आई वाज नेवर एबल टू रीड अगेन, and you will never be able to read it again. तो keep a current affair magazine, highlight from that, revise it multiple times, उसमें से आया तो well and good, otherwise जैसे मेंस लाइक
PT365 जो मैगजीन है, योर कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो रीडिंग दैट ओनली, सब लोग वही पढ़ रहे हैं. तो अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आप भी कर पाएंगे, और वो अगर नहीं आ रहा तो कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है. सो जस्ट कीप वन मैगजीन रेडी. CSAT के लिए PYQNF है. इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स using your CSAT knowledge, then I think it's enough if you're able to score comfortably. But if you're not able to score comfortably, then you might have to do more practice from other sources. So CSAT के लिए, if it is PYQ is enough or not, only you can tell, depending on how much marks you're scoring. ठीक है. So I think that's enough. I've given everything from my end. If you guys want any other questions, study subjects should be cleared anyhow with respect to return. Yeah, polity, history, geography, economy, ancient medieval art and culture, and environment. Best ROI, and definitely you have to complete it. Based on that, everything else will fall into place. So these are the few subjects that you have to do. So okay, thank you so much guys for joining in. It was great session. Matlab, I get few chances to interact with aspirants. If there is anything else, you can get in contact with the Instagram page, UPSC UPSC time. And thank you so much to them for inviting me and giving me the opportunity to interact with this with the aspirant community. I hope to stay connected with all of you, and in case any other doubts hoga, so you can reach out to me. Definitely. Thank you so much for everybody for joining in, and pre is coming, so keep your head on your shoulders, be focused, be confident. You have to crack this exam, ठीक है. There is nobody, किसी से डरना ही नहीं है, कोई किसी को देख के भी डरना नहीं है और एग्जाम से भी डरना नहीं है. यूपीएससी में जाके अटेम्प्ट्स हाई रखने अपने और सोच समझ के मार्क करना है बढ़िया से, ठीक है. एक बार प्री का रिजल्ट आ जाएगा, यू विल ऑल गेट मेंस लिखने का मौका, तो देन यू विल प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, ठीक है. टेक वन स्टेप एट अ टाइम एंड फोकस ऑन योर थिंग्स एट वन स्टेप एट अ टाइम. डोंट बी स्कैर्ड कि अभी से डरना नहीं कि भाई इंटरव्यू में क्या पूछ लेंगे मुझे तो मैं क्या करूँगा. इट डज नॉट मैटर. जब प्री हो जाएगा तो मेंस आ जाएगा, मेंस भी कर लोगे तो इंटरव्यू भी समझ जाओगे कैसे करना है, ठीक है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. इफ आई कैन डू इट देन एवरीबडी एल्स कैन डू इट, ठीक है. सो लेट्स क्लोज विथ this, and thank you so much everybody, all the very best.